जय माता दी ऑल एंड वेलकम बैक टू द लेक्चर नंबर 2। और लास्ट क्लास में आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल्स, हमने बात की थी ना, जी सेक, कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव्स के बारे में भी थोड़ी सी बात हुई थी। ऑप्शन ट्रेडिंग बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। एंड देन कमोडिटी मार्केट हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन इसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा बाद में। हाँ जी, सब लोग धीरे धीरे जुड़ गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अब सबके नाम नहीं पढ़ूंगा प्लीज़, हाँ, आई विल नॉट बी रीडिंग ऑल द नेम्स, बट स्टे कनेक्टेड एंड टिल द एंड, पूरा का पूरा। हाँ, जिंदगी भर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। आज सेकेंडरी मार्केट के बारे में बहुत सारी बातें करूंगा। आज एनएससी बीएससी के बारे में बात करूंगा, नीट बोल्ट के बारे में बात करूंगा, निफ्टी सेंसेक्स के बारे में बात करूंगा। आज बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। आज हाउ टू ओपन दैट डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग ब्रोकर अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट विद द ब्रोकर, और ट्रेडिंग कम डीमैट अकाउंट। और ये भी कोशिश करूंगा कि इसके बारे में बात करूं, व्हेन टू बाय, व्हेन टू सेल द शेयर्स इन द स्टॉक मार्केट, टेक्निकली समझाऊंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एंड देन टोटल नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस तो हमने लास्ट क्लास में बात की थी, उसके बारे में बात करूंगा। और थोड़ा सा पॉइंट नंबर 11 को भी कोशिश करूंगा टच करूंगा। यहाँ तक का मेरा टारगेट लेकर चल रहा हूँ, देखते हैं हम सारा आज अचीव कर पाते हैं इस सेशन में, या हम नेक्स्ट सेशन में भी कुछ इसको कैरी ऑन करते हैं। तो ये आज के सेशन का टारगेट है हमारे सामने सामने। लेकिन शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा। ये सब कुछ पढ़ने ही जा रहे हैं हम, लेकिन शुरुआत करते समय एक चीज़ बोलना चाहूँगा। आपकी सफलता के लिए आपको 4-5 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। स्टूडेंट लाइफ में सफल होने के लिए मैं कहूँगा स्पेशली 4-5 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नंबर 1, आपके पास अच्छे दोस्त होने चाहिए, पढ़ाकू टाइप के, हाँ। और आपसे इंटेलेक्चुअल लेवल में एक लेवल ऊपर हों तो और ज़्यादा अच्छा है। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे दोस्त नहीं होने चाहिए कि चल बर्थडे मनाने चलते हैं, चल घूमने चलते हैं, मन नहीं लग रहा, चल। अब मैं और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि क्या क्या करने चलते हैं। इस तरीके के दोस्त खुद भी बर्बाद होंगे, खुद भी खाई में गिरेंगे, कुएं में गिरेंगे, आपको भी अपने साथ लेकर डूबेंगे। तो हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेकर डूबेंगे। वैसे वाले दोस्त नहीं चाहिए। अच्छे मित्र चाहिए, पढ़ने लिखने वाले, पढ़ाकू किस्म के, जो जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं और आपके साथ आप एक तरीके से हेल्पफुल हो जाएगा कि आप भी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो और वो भी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अपने आसपास का एनवायरनमेंट पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखिए, अपनी खुद की थिंकिंग। नंबर 3, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। सो नंबर 1, अच्छे दोस्त होने चाहिए। नंबर 2, पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखिए, आसपास पढ़ाई का, लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई होती है जिसमें लगे यार सब लोग पढ़ रहे हैं, ओहो मज़ा आ रहा है, तो मुझे भी पढ़ना है। अगर घर में ही एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया है, और पढ़ाई को लेकर बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपको मिल रहा है, घर के अंदर सब लोग बकअप कर रहे हैं, बेटा कर 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 मेहनत कर, भाई भी कर रहा है, मदर भी आकर बेटा और पढ़ और पढ़ाई कर, तो अगर इस टाइप का एनवायरनमेंट मिल रहा है घर के अंदर तो बहुत ही बढ़िया है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट है आपके आसपास। और पॉजिटिव थिंकिंग तो आपको अंदर से रखनी है कि मुझे ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, अपने मम्मी पापा के लिए, अपने माँ बाप के लिए। उन्होंने मेरे लिए ज़िंदगी में बहुत कुछ किया, मुझे उनके लिए ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है। और ये टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, या टाइम पास नहीं कर रही हूँ मैं इस कोर्स के अंदर, और ये जो नॉलेज गेन कर रही हूँ, ये लाइफ में बहुत कुछ मुझे दिलवाने वाला है। जैसे मैंने अपने स्टूडेंट्स के नाम लिए थे ना, रुचिका शर्मा, नाउ वेल सीनियर मैनेजर इन कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स इन मर्चेंट बैंकिंग। Then I'll say likewise, vice president in 3 dimensional merchant banking, my student रिदम कपूर। तो पॉजिटिव थिंकिंग की लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो वो वाली चीज़ रहनी चाहिए। एक चीज़ और, आपके आसपास नेगेटिव थॉट्स भी अगर आते हैं, मतलब दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हाय मेरा क्या होगा, मेरी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलें हैं और मैं इतनी मुश्किलों से लड़ रहा हूँ, लड़ रही हूँ, और पता नहीं मेरा पास हो पाएगा नहीं हो पाएगा। पहली बात तो कोशिश करो नेगेटिव थॉट आए ना। वो तो एक तरीका तो होता है कि आप भगवान का नाम जपते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं और आप नेगेटिव थॉट्स को जनरेट नहीं होने देते हैं, लेकिन सबके बस की बात नहीं है। अगर नेगेटिव थॉट आते हैं तो एक डायरी बना लो अलग से, और अपने नेगेटिव थॉट सारे उस डायरी में लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, बाद में जलाकर ख़त्म कर देना यार। तो उससे क्या होगा, आपको ये होगा कि मैं ना हल्का हो गया या हल्की हो गई, और मैंने जो भी मेरे अंदर नेगेटिविटी थी वो निकाल कर एक डायरी में लिख दी है। आप चाहे गंदी गंदी हैंड राइटिंग में लिखो लिखो, पॉइंट वाइज फॉर्म में बनाकर लिखो लिखो, और उस डायरी को बाद में अल्टीमेटली डिस्पोज ऑफ कर देना। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखो। नंबर 1, बहुत अच्छे आपके आसपास स्टूडेंट्स हों, आपके दोस्त बहुत अच्छे हों। नंबर 2, पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो आसपास। नंबर 3, आपके आसपास आपकी खुद की पॉजिटिव थिंकिंग हो। देन ऑब्वियसली एट द सेम टाइम नेगेटिव थिंकिंग आए तो उसको ओवरकम करना ज़रूरी है। अब एक चीज़ और, लड़ना ज़रूरी है ज़िंदगी में, हम सब की ज़िंदगी में, जो मिडिल क्लास में है, लोअर मिडिल क्लास हो या मीडियम मिडिल क्लास हो या जो भी हो, हम सबकी ज़िंदगी में एक फ़ाइट है। और मेरी कहानी तो मैंने कईयों को पहले बता भी रखी है, आज उसमें नहीं जाऊँगा।
हम सब लोगों की, मैंने भी लड़ाई लड़ी ज़िंदगी में, सीएस बनने के लिए, डिग्री लेने के लिए, आपको भी वो लड़ाई लड़नी है। और हारा वही जो लड़ा नहीं। तो लड़ना तो बहुत ज़रूरी है, तो ये लड़ाई बहुत 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 ज़रूरी है। और एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ पर 5 हो गए ना, छठा पॉइंट एक बोनस पॉइंट बता रहा हूँ। अपने नोट्स सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना सीखो, शेयरिंग सीखो, और उनके नोट्स उनसे लेकर शेयर करना सीखो। मतलब ये दोनों टू वे शेयरिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसा है कि ये मेरे नोट्स हैं, मैं नहीं देता, मैं नहीं देती, ये मेरी सीक्रेट नॉलेज है, अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में अगर आपकी पर्सनालिटी में ये चीज़ें आ गई ना, आपकी पर्सनालिटी डाउनग्रेडेड पर्सनालिटी हो जाएगी, लोअर लेवल की पर्सनालिटी बन जाएगी आपकी, कि मैं तो अपनी चीज़ें छुपाने वाली पर्सनालिटी हूँ। आप आज नहीं रियलाइज़ करोगे, लेकिन 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15-20 साल बाद अगर आपकी पर्सनालिटी ऐसी है ना, तो समाज में सब लोग समझ जाएंगे, सोसाइटी में, कि यार लोअर लेवल की पर्सनालिटी है, लोअर लेवल की मेंटालिटी है, अपनी चीज़ें छुपा छुपा के रखना, किसी को बताना नहीं, इस टाइप की पर्सनालिटी है। अगर आपने मतलब 10-15 साल, 20 साल में आपका कैरेक्टर सारी दुनिया जान जाएगी कि ये लोअर लेवल की पर्सनालिटी है। और अगर आपके कैरेक्टर में यह है कि आप सब में बांटते हो अपनी नॉलेज, अपना ज्ञान, अपने नोट्स सबके साथ शेयर भी कर रहे हो, मतलब ऐसा नहीं कि वो चले गए तो चले गए, वापस भी आ जाते हैं यार। तो मतलब अगर उस तरीके की पर्सनालिटी है ना, आप फील करोगे कि आप आने वाली दुनिया, मतलब आने वाले 10-15-20 साल में आपका ये जो परोपकारी स्वभाव है, ये जो शेयरिंग और केयरिंग का स्वभाव है, ये दुनिया अप्रिशिएट करेगी। और ये सिर्फ स्टूडेंट लाइफ तक नहीं रुकेगा, ये लंबा समय तक जाने वाला है। खैर एनी हॉज, तो ये सारे पॉइंट्स दिमाग में रखो और लिख लो, नहीं तो कहीं अपनी डायरी में लिख लो, कहीं पर एक पेज बनाकर, ये जितने पॉइंट्स मैंने बोले हैं, और इनको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करो, तो बहुत फायदे में रहोगे। एज अ ह्यूमन बीइंग योर पर्सनालिटी विल बी गुड। और ये टिप्स जो दे रहा हूँ, सिर्फ स्टूडेंट लाइफ तक सीमित नहीं रहेंगे, इसके बाद भी आगे भी थ्रू आउट लाइफ काम आते रहेंगे। अब पढ़ाई पे आ जाते हैं वापस, लेट अस गेट स्टार्टेड। तो जहां हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट दैट प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, तो आज सेकेंडरी मार्केट के ऊपर हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। और मैंने आपको बोला था, होमवर्क दिया था कि CNBC आवाज़ या जी बिजनेस या NDTV बिजनेस शाम को 3 से 3:30 देखो, जब स्टॉक मार्केट जिन दिनों में ऑपरेट हो रही है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे तो मार्केट वैसे ही ऑफ है, तो उन दिनों में। और 9:15 AM सुबह भी अगर देखना है तो 9:15 AM से 15 मिनट पहले देखना शुरू कर दो कि मार्केट में हलचल है, मार्केट खुलने से पहले। और 9:15 AM के बाद 15 मिनट और देखो। तो सुबह का टाइम अगर आपको देखना है तो मैं कहूँगा मॉर्निंग 9 AM टू 9:30 AM, 15 मिनट मार्केट खुलने से पहले और 15 मिनट मार्केट खुलने के बाद, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। सुबह की जो हलचल है वो भी बड़ी एक्साइटिंग होती है, और शाम को जो आधा घंटा है 3 से 3:30, ये भी बड़ा एक्साइटिंग होता है। खैर एनी हॉज, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं ये प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि जो हमने फर्स्ट लेक्चर में किया वो आपको याद है। अब हम लेक्चर 2 का श्री गणेश करते हैं एज पर अवर एजेंडा। एंड मूविंग ऑन फर्दर, आपको याद ही होगा लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे कि NSE में लेक्चर 1 में बात कर रहे थे 2600 शेयर ट्रेड हुए, 2600 कंपनीज के, 587 ऊपर गए और 1932 नीचे गए। मार्केट का बुरा हाल चल रहा था और NSE नीचे था, 1.5% गिरा हुआ था। देयर वाज अ फॉल इन द NSE ओवर देयर। और हमने बात की थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे वो 4744 शेयर्स हैं, और इसमें 4163 कंपनीज हो जाती हैं, 123 ऐड करके 5190। ये कल बात कर रहे थे हम। आज की सिचुएशन थोड़ी सी बदली है, दिखाता हूँ आपको। एंड नाउ वी आर सेइंग, एक तो यहाँ पर नंबर ऑफ कंपनीज थोड़ा सा चेंज दिख रहा है मुझे BSE की वेबसाइट पे। तो ये 4744 कंपनीज दिख रही थी यहाँ पर, और एक ही दिन में 4733 दिख रही है। 13 कंपनीज यहाँ पर कम हो गई हैं। और ऐसे ही अगर मैं ऊपर यहाँ पर देख रहा हूँ 5190 कंपनीज दिख रही हैं, नीचे भी क्या ये 5190 नहीं, यहाँ पर 5177 हो गई हैं। तो मतलब 13 कंपनीज एक ही दिन में कम हो गई हैं। तो ऐसा लग रहा है कि मतलब कंपनीज को लात मार के स्टॉक एक्सचेंज से निकाला गया है, डीलिस्ट किया गया है। हमारा एक चैप्टर है डीलिस्टिंग, उसकी झलकियाँ यहाँ पर मिल रही हैं मुझे। मतलब आपके बैच की शुरुआत है और मुझे झलकियाँ किसकी मिल रही हैं कि कुछ कंपनीज को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट किया गया है, या तो उन्होंने खुद को डीलिस्ट करवा लिया है या तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने उनको डीलिस्ट कर दिया है। और एक ही दिन में 13 कंपनीज कम हो गई हैं, 13 कंपनीज के इक्विटी शेयर्स, मतलब 13 कंपनीज कम हो गई हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से विद इन 1 डे। अभी तो आपका बैच शुरू हुआ है, ऐसा ना हो कि बैच खत्म होते होते बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सारी कंपनीज खत्म हो जाए, नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा। बट आई से एक ही दिन में 13 कंपनीज कम होती हुई दिख रही है मुझे यहाँ पर, दैट इज विजिबल ओवर हेयर। और नंबर ऑफ कंपनीज जो सस्पेंडेड है यहाँ 455 दिख रही है, जबकि कल 652
2 नज़र आ रही थी, इसमें भी एक ग्रेजुअल डिक्रीज है। इसमें से हो सकता है कुछ कंपनीज वहीं से जो सस्पेंडेड थी उन्हीं में से 13 कंपनीज को हटा दिया गया है और बाकी कंपनीज को सस्पेंशन से हटाकर नॉर्मल ट्रेडिंग में वापस ले आए हैं। एलिजिबिलिटी फॉर ट्रेड वाली कंपनीज बढ़ गई हैं, यहाँ देखो ना, कल यस्टरडे 4092 थी कल वाली क्लास में और आज 4276 हैं, तो नंबर ऑफ कंपनीज जो एलिजिबल हो गई हैं ट्रेड के लिए वो बढ़ गई हैं। तो ये समझ में आया कि जो कल हम देख रहे थे 652 सस्पेंडेड है, उसमें से 13 कंपनीज को लात मार के स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट कर दिया गया है और बाकी कंपनीज जो सस्पेंडेड थी टेम्परेरली उनमें से कुछ में से सस्पेंशन हट गया है और नंबर ऑफ कंपनीज विच आर एलिजिबल फॉर ट्रेडिंग वो बढ़ गई हैं, ये नजर आ रहा है डेटा में से। तो हम पढ़ते भी जाएंगे साथ साथ हम सीखते भी जाएंगे चीज़ें और आगे वाले चैप्टर्स का बेस यहाँ पर बनता जाएगा। और आज का अगर मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का देख रहा हूँ तो आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में खुशहाली खुशहाली है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आज 1% मार्केट ऊपर नजर आ रही है यहाँ पर, और आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी मार्केट 1% ऊपर नजर आ रही है। तो कल 1.5% गिरी थी मार्केट, 1.5%, आज 1% बाउंस बैक हुआ है, वेल अपवर्ड मूवमेंट हुई है। और ये वेल यहाँ जो नज़र आ रहा है कल 2600 शेयर ट्रेड हुए थे इन एनएससी, आज 2632 ट्रेड हुए हैं और आज ऊपर जाने वाले बहुत सारे हैं। 1747 शेयर्स ऊपर गए हैं, डिक्लाइंस नीचे जाने वाले भी हैं, कम हैं, 771 नीचे गए हैं। 114 शेयर ऐसे रहे जिनका शेयर ट्रेड तो हुआ लेकिन प्राइस में चेंज नहीं हुआ, ना कोई ऊपर गया ना नीचे गया, तो समथिंग लाइक दैट। और कल का डेटा ये था, कल सिर्फ 587 ऊपर गए थे और 1932 नीचे गिरे थे, ये कल की बात हो रही है। और अभी इसका बिल्कुल उल्टा सा दिख रहा है मुझे, यहाँ कल 587 ऊपर गए थे, 1932 नीचे गए थे और आज 1747 ऊपर गए हैं और 771 नीचे गए हैं। तो ये बाउंस बैक हुआ है एनएससी में विद इन 1 डे, ये चलता रहेगा ऊपर नीचे। और इधर आपको ये बुल और बियर नजर आते रहेंगे, कभी बुल स्ट्रांग हो रहा है कभी बियर, मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब इधर आ जाइए, एनएससी इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, बीएससी इंडेक्स। एग्जाम क्वेश्चन के पॉइंट से बोलूं तो शायद 2 नंबर का एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, 2 मार्क्स, कि एनएससी इंडेक्स का वेल नाम क्या है, तो हम बोलते हैं निफ्टी, और बीएससी इंडेक्स का नाम क्या है, सेंसेक्स। उल्टा नहीं करना ना एग्जाम में ना जिंदगी में, एग्जाम में गड़बड़ करोगे तो 2 में से 0 हो जाएंगे, जिंदगी में गड़बड़ करोगे तो लोग कहेंगे बेवकूफ है। तो एनएससी इंडेक्स इज कॉल्ड एज निफ्टी एंड बीएससी इंडेक्स इज कॉल्ड एज सेंसेक्स। अच्छा, यहाँ पर चैट में आंसर भी आ रहे हैं, सर हमें तो ऑलरेडी पता ही था, वी न्यू दिस। बढ़िया है अगर आपको पहले से पता था। अब ये भी देख लेते हैं कि ये जो निफ्टी है, मैंने बताया था क्या लास्ट क्लास में, नहीं बताया था, ये जो निफ्टी है ये 50 टॉप कंपनीज है, बताया था शायद, हाँ। और ये जो बीएससी सेंसेक्स है ये 30 टॉप कंपनीज हैं गोइंग बाय द मार्केट कैपिटलाइजेशन डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। हम बैलेंस शीट की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं टॉप 30 कंपनीज बाय बैलेंस शीट बाय एसेट्स, हम सेल्स टर्नओवर की बात नहीं कर रहे हैं, हम मार्केट प्राइस पर शेयर की बात कर रहे हैं और मार्केट कैपिटलाइजेशन पर कंपनी की बात कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से आगे मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा। तो एनएससी इंडेक्स टॉप 50 कंपनीज इन द स्टॉक मार्केट निफ्टी, और बीएससी का टॉप 30 कंपनीज। और एक चीज़ समझ में आती है कि यहाँ जो टॉप 30 कंपनीज हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, वो टॉप 30 कंपनीज निफ्टी में भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी सेम है, दे आर सेम, लेकिन 20 कंपनीज ऐड ऑन हो जाती हैं एडिशनल यहाँ पर निफ्टी के अंदर, और 31 से लेकर जो 50 है वो निफ्टी के अंदर है। तो निफ्टी ने, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने डिसाइड किया कि हम अपना जो इंडेक्स बनाएंगे वो 50 कंपनीज का बनाएंगे, टॉप 50 कंपनीज का। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया हुआ था कि हम अपना इंडेक्स 30 कंपनीज का बनाएंगे, विल बी मेकिंग ऑफ 30 कंपनीज, टॉप 30 कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। लेकिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने डिसाइड किया कि हम अपना एनएससी इंडेक्स जो निफ्टी बनाएंगे वो टॉप 50 कंपनीज का बनाएंगे। तो बीएससी वाली समझ में आ गई होगी बात, बीएससी वाली 30 तो इधर कॉमन है ही है, और इसमें 31 से लेकर जो उससे छोटे लेवल की हैं वो और थोड़ी सी ऐड हो जाती हैं, दे आर एडेड। वन मोर थिंग टू ऐड ऑन इनटू दिस, अब हम देख रहे थे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आपको कितनी कंपनीज दिखी, बीएससी के ऊपर आपको कितनी नजर आई, 4731 कह लीजिए या 5177 कह लीजिए। तो सेंसेक्स में तो 5177 सारी नहीं है, सेंसेक्स में तो 30 कंपनीज हैं, और अगर इसके आस यही नंबर दिख रहा है यहाँ पर, और अगर मैं बात कर रहा हूँ या 4731 जो भी आपको लेना है, मतलब इतनी सारी कंपनीज लिस्टेड हैं या ट्रेड हो रही है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, कुछ ऐसी हैं जो लिस्टेड नहीं है ट्रेड हो रही हैं, लेकिन हमें तो कौन सी वाली लेनी है, टॉप 30 लिस्टेड कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। और जो एनएससी का दिखाई दे रहा था 2632, और इसमें थोड़ा सा आप और ऐड कर दो 100-200 जिनका अभी भी शायद आज कहीं कोई ट्रेड हुआ ही नहीं है, ये तो वो हैं जो ट्रेड हुई हैं, तो मान लो कि 3000 के आसपास होंगी। तो 3000 में से 50 कंपनीज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है, तो 3000 में से 50 कंपनीज आर देयर इन द
वेल आई से निफ्टी, और उधर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो 4731 में से ओनली 30 कंपनीज आर देयर इन द सेंसेक्स। तो बीएससी इंडेक्स या सेंसेक्स इज ओनली 30 आउट ऑफ जो हमें नंबर नजर आ रहा था 4713। हाँ जी, वो माइक बैटरीज। हाँ, नाउ वी आर बैक। सो नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, वेल विल से कि ये जो वेल 2632 हैं या अप्रॉक्सीमेटली 3000 है, इसमें से 50 कंपनीज। सो दिस इज 50 आउट ऑफ 3000 कंपनीज। अच्छा, एक चीज़ आपको बताऊं, आज की तारीख में इंडिया में 14 लाख कंपनीज से भी ज़्यादा हैं। 14 लाख कंपनीज इन इंडिया। मेजॉरिटी तो प्राइवेट कंपनी है, वही लाला और लाली, दो फैमिली मेंबर्स मिलकर बना ली, या सालोमन सालोमन 7 फैमिली मेंबर्स, या 4 दोस्तों ने मिलकर एक प्राइवेट कंपनी बना ली, उस टाइप की हैं प्राइवेट कंपनीज हैं मोस्टली। फिर अगर हम बात करते हैं कि कुछ पब्लिक कंपनीज हैं जो अनलिस्टेड हैं, जिन्होंने पब्लिक इशू कभी किया ही नहीं, आईपीओ एफपीओ कुछ नहीं किया पब्लिक, और पब्लिक इशू का कोई इरादा भी नहीं है, 40-50 हज़ार ऐसी पब्लिक कंपनीज हैं मे बी। तो ऐसे मान लो आपकी 14 लाख कंपनीज में से अप्रॉक्सीमेटली 13.5 लाख कंपनीज तो प्राइवेट कंपनीज हैं, और 40-45 हज़ार के आसपास वो आपकी होंगी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, जिन्होंने अभी तक पब्लिक इशू लॉन्च नहीं किया और अभी नियर फ्यूचर में कोई इरादा नहीं है। और कुछ बस इतनी कंपनीज आपको यहाँ पर दिख रही हैं, 4713 और या 31, और इधर 3000। मतलब मैं रफ नंबर्स की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट एक्यूरेसी एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं। हमें आइडिया लग गया कि कुछ अप्रॉक्सीमेटली 8000 कंपनीज हैं इंडिया में सिर्फ जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, और सब लोग कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं इन कंपनीज का। 8000 कंपनीज का कंपनी सेक्रेटरी और असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरीज की ज़िंदगी में कुछ हम बड़ा नाम करेंगे, बड़ा काम करेंगे, तो टारगेट ये है। और अच्छा, रिलायंस की बात करूँ तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में अगर एक कंपनी सेक्रेटरी है, जिसको बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो उसके नीचे काम करने वाले बहुत सारे असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरीज हैं, 14-15-16 शायद उससे भी ज़्यादा असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरीज हैं, और सारे के सारे क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज हैं। सैलरी पैकेज कम है, सिर्फ इंतजार में है कि कंपनी सेक्रेटरी रिटायर होगा तो हम में से कोई असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी शायद उसकी जगह पर कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट होगा, लेकिन वो बहुत दूर के सपने हैं अभी, मतलब इट्स नॉट गोइंग टू हैपन वेरी सून। सो रिलायंस इज हैविंग दैट पिक्चर राइट नाउ, एंड ये हमें क्लियर है, निफ्टी इज 50 एंड सेंसेक्स इज ओनली टॉप 30 कंपनीज। बाकी कंपनीज को इंडेक्स में जगह नहीं मिलती, लिस्टेड सारी हैं, ट्रेड सारी हो रही हैं, ट्रेड सारी हो रही हैं, लिस्टेड सारी हैं, लेकिन जो आपको ग्राफ दिखता है सेंसेक्स का या निफ्टी का, वो सिर्फ 50 और 30 कंपनीज का है। बात समझ में आ गई। देन गोइंग ऑन फर्दर आई विल से, और टॉप 30 में नंबर 1, इंडिया की नंबर 1 कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज रिलायंस, नंबर 2 टीसीएस, नंबर 3 एचडीएफसी बैंक तीसरे नंबर पे आता है। और आप कहेंगे तो मैं दिखा भी दूंगा आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन इनकी अभी। तो और ये वो कंपनीज हैं जो एक्टिवली ट्रेडेड हैं, जो नज़र आ रही हैं। तो आउट ऑफ 14 लाख प्लस कंपनीज इन इंडिया, दिस इज द करंट पिक्चर ऑफ सेंसेक्स एंड निफ्टी, जो मैं समझाना चाह रहा था आपको। अच्छा, इनकी वेबसाइट्स आपको मालूम ही है, nseIndia.com एंड bscindia.com आर देयर वेबसाइट्स। अब बात हो रही थी मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो वो भी आपको आज के डेटा के हिसाब से दिखा दूँ। ये रिलायंस आ गया आपके सामने, तो आज रिलायंस ऊपर है, और जब आज रिलायंस ऊपर है तो इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर, ये देखो आप, ये रिलायंस के ग्राफ के नीचे दिख रहा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 17.98 लाख करोड़, ट्रिलियन की बात हो रही है। सो इट इज़ समथिंग लाइक आई से, इतने लाख करोड़ है, 18 लाख करोड़ है, सीधा सीधा बोलो आप, सिंपल वर्ड्स में बोल रहा हूँ, 18 लाख करोड़ की कंपनी है। तो अगर 18 लाख करोड़ की कंपनी है और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मुकेश अंबानी के हाथ में है, दिस इज समथिंग आई एम वाचिंग ऑन, ये रिलायंस मुझे नज़र आ रही है ऑन, वेल आई से माइक्रोसॉफ्ट बिंच, अगर मैं गूगल पे सर्च करूँगा रिलायंस का शेयर, जस्ट से, हाँ जी, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे, रिलायंस RIL शेयर प्राइस। तो गूगल पे ग्राफ में ये लोग
यहाँ जो दिखा रहे हैं दे आर शोइंग इन द लाख करोड्स, तो 18.19 लाख करोड़, पता नहीं ये डिफरेंस क्यों आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट बेंच पे और यहाँ पर। वेल बट 18 लाख करोड़ मोटा मोटा पकड़ो आप, 18 लाख करोड़ का जो है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन है रिलायंस का। और इसमें यहाँ कुछ और अगर डिटेल इन्होंने दी हुई है कुछ आसपास कि धीरू भाई अंबानी की कंपनी है, फाउंडर थे, एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आर अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख एम्प्लॉयज़। रेवेन्यू बताया हुआ है यहाँ पर, महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड ऑफिस है, मोर डिटेल्स आर ऑल्सो अवेलेबल, रेवेन्यू वगैरह की है। सो वेल एनी हाउस, तो अभी मैं और ज़्यादा डिटेल में नहीं लेकर जा रहा हूँ। इंडिया की नंबर 1 कंपनी रिलायंस मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज। फिर मैं वापस अगर जाता हूँ तो इफ़ आई लुक एट, वेल आई से दिस इज़ HDFC बैंक, लाइक टू हैव अ लुक एट TCS ऑल्सो। TCS देखें, इंडिया की नंबर 2, तो TCS शेयर प्राइस, आज TCS का शेयर थोड़ा सा नीचे है, और TCS की मार्केट कैपिटलाइजेशन 14 लाख करोड़ की है। तो रिलायंस 18 लाख करोड़ की कंपनी है, TCS इज 14 लाख करोड़ कंपनी, अप्रॉक्सीमेट 13.96 लाख करोड़, मतलब वही 14 लाख करोड़ की कंपनी है। नंबर 2 TCS आती है, नंबर 3 पे HDFC बैंक आता है। HDFC बैंक इज अप्रॉक्सीमेटली, HDFC बैंक का शेयर लगातार नीचे गिर रहा है तो मार्केट कैप कम हो गई है। आप मोटा मोटा पकड़ लो 11 लाख करोड़, 11 लाख करोड़ की कंपनी है, 10.84 लाख करोड़ और 11 लाख करोड़ की कंपनी है। तो रिलायंस 18 लाख करोड़, TCS 14 लाख करोड़, HDFC 11 लाख करोड़। और मैं अगर आपको वापस से वही गूगल पे लेकर जा रहा हूँ, एंड देन अगर मैं गूगल के ऊपर जाकर लिखता हूँ तो वहाँ पर तो लाख करोड़ में ही दिखा रहे हैं। सो TCS शेयर प्राइस इज दिस, एंड मार यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही, हाँ दिस इज़ वही 14 लाख करोड़। TCS इज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इज अप्रॉक्सीमेटली, दिख रहा है ना आपको ऊपर ऊपर नाम, TCS इज अप्रॉक्सीमेटली 14 लाख करोड़। एंड देन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट HDFC, HDFC बैंक, तो ये आपको नज़र आ रहा है 11 लाख करोड़ से ऊपर ही नज़र आ रहा है भाई ये तो, जस्ट से। हाँ जी, तो ये आपके सामने HDFC बैंक है, और HDFC बैंक का जो दिखा रहे हैं यहाँ पर दैट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 11.06 लाख करोड़। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, और कंपनीज इन्फोसिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इसी में देखते हैं। So Infosys, the share price 1673, and this is market capitalization approximately 7 लाख करोड़। तो TCS से आधा हो गया साइज, हाँ, हाफ ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो इंडिया की नंबर 1 सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, नंबर 2 इज TCS, 7 लाख करोड़। देन इफ आई लुक एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और छोटे होते चले जाएंगे, नीचे आते चले जाएंगे। इंडिया की नंबर 5 कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन में, नाउ दिस इज 5.5 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। शेयर का रेट पिछले दिनों में गिरा है इसलिए भी कम हो गई है, पहले फिर भी ज़्यादा था इसका। इफ़ आई लुक एट द ग्राफ, क्योंकि अगर मैं पिछले 1 महीने का ग्राफ देख रहा हूँ तो नीचे आ गया है, पहले शेयर 651 पे था, अभी 618 पे आ गया है। और पीछे जाते हैं तो वही 655 से गिरते गिरते 618 पे आया, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो गई है, 6 लाख करोड़ टच हो गया था, नाउ इट इज़ 5.52 लाख करोड़ रुपीज़ राइट नाउ, लॉस हो गया है। खैर एनी हाउस, अभी और ज़्यादा सर्च में नहीं जा रहे हैं, आपने अब कुछ चीज़ें यहाँ जो समझनी थी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज वो आपको समझ में आ गई हैं, और ये मैं रिलायंस को की स्क्रीन पे भी वापस आ गया हूँ। चलिए, सेकेंडरी मार्केट के बारे में बातें हो रही हैं, तो ये स्क्रीन्स तो बार बार खुलेंगी, बार बार ओपन होंगी। एंड रिलायंस का भी शेयर आप देखोगे तो बहुत ऊपर नीचे की यात्रा की है रिलायंस ने।
और कभी ये शेयर जब कोरोना शुरू हुआ था तो कोरोना के टाइम पे 1000 रुपीज़ पर शेयर पे आ गया था रिलायंस, और अभी वापस 2600 है। कोरोना की शुरुआत मई 2020 की बात हो रही है, लॉकडाउन लगा था तो लॉकडाउन 1 लॉकडाउन 2 उन दिनों में 1000 रुपीज़ का रह गया था, अभी 1000 से बढ़कर 2600 2700 की रेंज में पहुंच गया और ऊपर नीचे चल रहा है। विल बी टॉकिंग अबाउट दिस वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी आई विल से ऑफ रिलायंस। अभी वापस आ जाते हैं अपने मटेरियल की तरफ। तो वेबसाइट्स आपको मालूम है, और ये दो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हैं, आपको ये भी मालूम है कि एनएससी बीएससी ये दोनों ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। एंड देन अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में अगर आज की तारीख में बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग ऑफ आने वाले टाइम में सिचुएशन बदलेगी, मैं जनवरी 2024 की बात कर रहा हूँ फिलहाल, कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 71,000 पॉइंट्स पे पहुंचा हुआ है। बीएससी सेंसेक्स 71,000 पॉइंट्स पे पहुंच चुका है। और कभी किसी ज़माने में 1979 में बोलते थे कि ये 5,000 करोड़ की वैल्यू है और इसको 100 बेसिस पॉइंट प्रज्यूम कर लिया गया था। आज इसकी वैल्यू बढ़कर 35 लाख करोड़ हो गई है और ये 71,000 बेसिस पॉइंट है। इसका कैलकुलेशन कैसे होता है हम बात करेंगे, वो आज वाले सेशन में बात नहीं करेंगे, आने वाले सेशन में। लेकिन अब ये ध्यान से देखिएगा, जब हम बोल रहे हैं बीएससी की टॉप 30 कंपनीज, बीएससी की टॉप 30 कंपनीज, और उन 30 कंपनीज का हम क्या ले रहे हैं, एग्रीगेट फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। एग्रीगेट फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब प्रमोटर शेयर होल्डिंग हटा दो आप, प्रमोटर शेयर होल्डिंग हटाकर जो शेयर होल्डिंग बच गई 30 कंपनीज में, उसका मार्केट प्राइस मतलब आपने कैलकुलेट कर लिया, सब एग्रीगेट कर लिया, यू नो दैट, मतलब एक शेयर को मल्टीप्लाई कर लो विद द मार्केट प्राइस या टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी अदर देन प्रमोटर शेयर होल्डिंग, जो भी कंपनी में है उसको मल्टीप्लाई कर लो विद द मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर। तो एक कंपनी में ऐसा कर लो, फिर 30 कंपनीज में ऐसा कर लो, नॉन प्रमोटर शेयर होल्डिंग में जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, और उससे कंपनी की एक कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन आती है। तो 30 कंपनीज के लिए कैलकुलेट कर लो अलग अलग सेपरेट सेपरेट, फिर उन सबको जोड़ दो एग्रीगेट, तो फिर वो एग्रीगेट मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाती है। 35.5 लाख करोड़ नजर आ रही है अभी जनवरी 2024 में, और यहाँ 71,000 पॉइंट। लेकिन ये कैलकुलेशन बाद में समझाऊंगा, आज वो कैलकुलेशन वाला दिन नहीं है। आज क्या समझाना चाहता हूँ, ये टॉप 30 कंपनीज में से कुछ कंपनीज फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड सेक्टर में से हैं, कुछ कंपनीज मेटल और माइनिंग सेक्टर में से हैं, कुछ टेलीकॉम सेक्टर में से हैं, कुछ ऑयल एंड गैस सेक्टर में से हैं, कुछ ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में से हैं, कुछ पावर जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वगैरह में हैं, कुछ फाइनेंस कंपनीज हैं, कुछ कैपिटल गुड्स बनाती हैं, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह, हाँ, इन यू कैन से इंफ्रास्ट्रक्चर, देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब वही सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, हेल्थ केयर कंपनीज हैं, और फार्मास्यूटिकल बिजनेस वगैरह करती हैं। अब यही मेन सेक्टर हैं जो इंडियन इकोनॉमी को दिखाते हैं, दीज आर द मेन सेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग इंडियन इकोनॉमी, मेन सेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग इंडियन इकोनॉमी। अगर ये सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, तो मतलब इंडियन इकोनॉमी बढ़िया कर रही है। और हो सकता है कभी कोई सेक्टर अच्छा कर रहा है, कोई सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा है, खराब कर रहा है, अभी बात करते हैं, समझते हैं। एफएमसीजी सेक्टर की टॉप 2 कंपनीज आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर। आईटीसी आपको मालूम है, आईटीसी दैट इज इनटू, सबसे पहले बात करें सिगरेट्स के बिजनेस में है, विल्स लाइफ, विल्स सिगरेट्स। उसके अलावा आशीर्वाद आटा, आईटीसी के 5 स्टार होटल्स एंड आईटीसी के मल्टीपल बिजनेसेस, लाइफ बॉय वगैरह जो भी है। देन आल से हिंदुस्तान यूनिलीवर, सबको पता ही है, लक्स सोप है, डव सोप है, या जो भी इनके प्रोडक्ट्स हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर इन द फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। देन टाटा स्टील, कोल इंडिया, स्टेरलाइट। अब मेटल और माइनिंग की बात करते हैं तो टाटा स्टील इनटू द वेल आयरन मेटल, कोल इंडिया मिनरल्स की बात हो रही है, जो पूरी दुनिया की नंबर 1 कंपनी है कोल इंडिया, कोल बिजनेस में। स्टेरलाइट इंडस्ट्रीज कॉपर में है, एल्यूमिनियम में है। जिंदल स्टील, हिंडाल्को एल्यूमिनियम, बिरला ग्रुप कंपनी है। तो ये मेटल और माइनिंग सेक्टर की टॉप कंपनीज हो गई इंडिया में। देन टेलीकॉम कंपनीज में भारती एयरटेल इज लिस्टेड ऑन एनएससी बीएससी, दैट इज देयर। रिलायंस जियो ने अभी तक लिस्ट नहीं करवाया, आने वाले टाइम में करवाएंगे, तो वो भी आएंगे यहाँ पर, जब वो भी एग्जाम्पल में फिट होंगे आने वाले टाइम में। Then Reliance Industries Limited, petroleum business, petrol, ONGC, Oil and Natural Gas Corporation of India, GAIL, Gas Authority of India Limited, ये वो
पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेजॉरिटी स्टेक, बाकी थोड़ा बहुत पब्लिक में दिया हुआ है। तो PSUs हैं, वो भी हैं यहाँ पर, बट दे आर लिस्टेड ऑन NSE BSE। ट्रांसपोर्टेशन में M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा, नाम सुना हुआ है, महिंद्रा एंड महिंद्रा। देन टाटा मोटर्स, देन मारुति उद्योग लिमिटेड, मारुति सुजुकी, देन हीरो कॉर्प, देन बजाज ऑटो, ट्रांसपोर्टेशन की टॉप 5 कंपनीज। पावर सेक्टर में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, टाटा पावर, तो ये पावर सेक्टर की कंपनीज हो गई। HDFC कॉर्प, फाइनेंस में अभी ये HDFC कॉर्प और HDFC बैंक का मर्जर हो गया, तो यहाँ पर एक कोई और बढ़ गई होगी, क्योंकि ये मर्ज होकर सिंगल एंटिटी बन गया, तो 50 का मतलब 30 का यहाँ पर 29 तो करेंगे नहीं, दे विल ऐड वन मोर कंपनी इवेंचुअली। 30 को 30 रखना, वो तो कांस्टेंट रखना है नंबर, 29 तो करेंगे नहीं। ये दोनों कंपनीज मर्ज होकर सिंगल कंपनी हो गई हैं। HDFC कॉर्प होल्डिंग कंपनी, HDFC बैंक सब्सिडरी कंपनी, ये अभी अभी हुआ है मर्जर, रिसेंटली हुआ है। तो यहाँ पर अब मर्जर होकर सिंगल कंपनी हो गई, तो 30 हैज बिकम 29। तो फिर ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विल डिसाइड कि जो 31st नंबर की कंपनी है, जो इनके नीचे थी, एक लेवल नीचे, उसको अब इंक्लूड कर लो इसके अंदर, सेंसेक्स के अंदर, और फिर से उसका नंबर हो जाएगा 30 कंपनीज। लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ जाएगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन ओवरऑल बढ़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों कंपनीज पहले भी थी सेंसेक्स में, मर्जर से पहले, मर्जर के बाद भी ये दोनों सेंसेक्स में है। वो मैं चेक करके आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में कि वो नया नया एडिशन ऐड ऑन क्या आया है यहाँ पर, एक दो क्लासेस के अंदर आपको पता चल जाएगा। देन ICICI, देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देन कैपिटल गुड्स में लार्सन एंड टूब्रो, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर कंपनीज में सबसे पहला नाम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, नंबर 1, नंबर 2 इन्फोसिस, नंबर 3 विप्रो। एंड देन हेल्थ केयर में फार्मास्यूटिकल कंपनी सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी एंड सन फार्मा। तो एक फील दे रहा हूँ आपको, ये सेक्टर अगर ऊपर उठते हैं, अगर ये सेक्टर्स ऊपर उठते हैं, तो मतलब इंडियन इकॉनमी एज अ होल ऊपर उठ रही है। तो हम कहते हैं ये जो सेंसेक्स है, ये एक तरीके का थर्मामीटर है या बैरोमीटर है, टू टेल यू कि ओवरऑल इकॉनमी ऊपर जा रही है, ओवरऑल इकॉनमी नीचे जा रही है। सर ऐसे कैसे, ये तो सिर्फ 30 कंपनीज ही तो हैं सर, 30 कंपनीज ऊपर जा रही हैं, तो क्या हम ये बोलेंगे कि पूरी इकॉनमी ऊपर जा रही है? एक तरीके का इंडिकेटर मानते हैं, सेंसेक्स और निफ्टी इज अ काइंड ऑफ इंडिकेटर कि हमारी इंडियन इकॉनमी कैसा कर रही है। और हमारी मेजॉरिटी इकॉनमी यही है जो पैसा कमाने वाली है, जो हमारी GDP में कंट्रीब्यूट कर रही है। और हम ये मान लेते हैं कि अगर इस सेक्टर की टॉप कंपनीज अच्छा कर रही हैं, तो जो इसके पीछे पीछे जो टॉप कंपनीज नहीं है इन सेक्टर में, वो भी अच्छा कर रही होंगी, ऐसा प्रिज्यूम कर लेते हैं। अब आप करो या ना करो, मतलब एक सोचने का नजरिया है। आप मतलब नॉर्मली स्टॉक मार्केट में लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर सेंसेक्स ऊपर जा रहा है तो मतलब सेक्टर्स अच्छा ही कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से कुछ सेक्टर अच्छा कर रहे हैं और कुछ सेक्टर्स अच्छा ना कर रहे हो, ये भी तो हो सकता है, पॉसिबल है ना, कि कुछ सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं और कुछ सेक्टर अच्छा नहीं कर रहे हैं। कोरोना की शुरुआत हुई, लोगों ने कारें खरीदना बंद कर दिया, मई 2020, और द कैलेंडर ईयर 2020 देयर आफ्टर, यू कैन से अप्रैल 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 इट वाज वेरी बैड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। लोग कहते हैं घर के बाहर ही नहीं जाना, घर में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं और कुछ पका पका कर यूट्यूब से देख देख कर खा रहे हैं। तो जब घर से बाहर जाना ही नहीं, तो नई गाड़ी क्यों खरीदनी है? तो इन सब की सेल खराब हो गई, शेयर का रेट क्रैश हो गया, मारुति का शेयर क्रैश हो गया, 10,000 रुपीज़ पर शेयर से नीचे आया 5,000 रुपीज़ पर शेयर, 4,000 रुपीज़ पर शेयर। मैंने भी खरीदा बल्क में। आई वॉज ऑल्सो हैप्पी कि मारुति का शेयर कहाँ से कहाँ गिरा है, तो खरीद ले भाई फटाफट, ये मौका है। और वापस तो 10,000 जाएगा ही, और जब 10,000 वापस जाएगा तभी बेचेंगे, उससे पहले बेचेंगे भी नहीं। तो दैट वाज सिंपल साइकी। तो सिंपल कैलकुलेशन ओवर देयर कि आने वाले टाइम में कोरोना हमेशा थोड़ा ना रहेगा, चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, शेयर का रेट वापस बढ़ना ही बढ़ना है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स सब क्रैश हो गए मार्केट में। और लेकिन उस वक्त फार्मास्यूटिकल कंपनीज के शेयर्स बढ़ रहे थे, क्यों? मेडिसिनल सपोर्ट दे रहे हैं, सेल्स बढ़ती जा रही हैं, इन्होंने अपने प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज कर लिए, अपने प्रोडक्ट के अंदर जो मतलब कहना चाहिए रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो वहीं की वहीं है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट बढ़ा दिया। इनको लगा मौका है, पब्लिक को लूटो, मतलब पब्लिक से कमाओ, लूटो नहीं, पब्लिक से कमाओ। तो इन्होंने क्या किया, अपना जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है मेडिसिन का वो बढ़ा दिया। सॉफ्टवेयर कंपनीज के शेयर्स के रेट कोरोना के दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ गए। बहुत सारे बैंक्स इनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए कि हमें अपने कस्टमर को ऑनलाइन सर्विसेज देनी है, तो हमें TCS विप्रो से सपोर्ट चाहिए। तो TCS विप्रो इन्फोसिस गिविंग द सपोर्ट टू द बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, एडिटेक कंपनीज,
एजुकेशन बिजनेस में एडटेक कंपनीज सबको सपोर्ट दे रहे हैं और वहाँ से खूब मोटा पैसा कमा रहे हैं और कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है और साथ में शेयर का प्राइस बढ़ रहा है। तो कोरोना वाज अ बिग ब्लेसिंग फॉर दीज टू, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर कंपनीज के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। बहुत मोटा प्रॉफिट कमाया, शेयर के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए, शूट अप हो गए कोरोना की वजह से। तो ये दो सेक्टर तो बहुत अच्छा कर रहे थे और ऊपर ये जो था ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, ये तो बहुत बुरा कर रहा था। तो कोरोना का आना गुड न्यूज़ थी या बैड न्यूज़ थी? तो मैं कहूँगा इन दोनों सेक्टर्स के लिए तो इट वाज अ गुड न्यूज़। कोविड का आना, लॉकडाउन लगना, इनके लिए तो गुड न्यूज़ थी और इनको तो मालूम था हमारा तो मोटा बिजनेस हो रहा है, शेयर के रेट ऊपर जा रहे हैं। बाकियों के लिए बैड न्यूज़ होती हो जो भी हो, अच्छा लोग घर बैठकर खाना पीना बढ़ गया। घर बैठ के खाना पीना बढ़ गया तो आईटीसी, आशीर्वाद आटा बिक रहा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी जो भी प्रोडक्ट्स हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, वो बिक रही हैं। इनके शेयर्स भी ऊपर जा रहे थे कोरोना में। लेकिन आईटीसी को एक झटका ये लग रहा था कि 5 स्टार होटल्स खाली पड़े थे, फॉरेन टूरिस्ट नहीं आ रहा, इंडियन टूरिस्ट भी जो घूमता है थोड़ा बहुत वो भी नहीं घूम रहा, 5 स्टार होटल्स खाली पड़े हैं, तो थोड़ा झटका वहाँ लगा। लेकिन आशीर्वाद आटा और खाने पीने की चीज़ें बहुत बिकी, इनकी जो भी इनके नूडल्स और बिस्किट्स हैं वो बहुत बिके। तो वो कहीं ना कहीं इन्होंने मेकअप किया। तो खैर समझ में आ रही है आपको बात। तो ये सेंसेक्स क्या दिखाता है? इंडियन इकोनॉमी का हाल चाल। सो सेंसेक्स इज इंडिकेटर, बीएससी, सेंसेक्स और निफ्टी, एनएससी निफ्टी के लिए भी सेम बोलूंगा, इट इज इंडिकेटर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग गुड और डूइंग बैड। It is one of the indicators. I will not say perfect indicator, but it is one of the indicators. ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। आई होप गेटिंग दिस पॉइंट। बाकी कैलकुलेशन मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा आपको। आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से। हाँ जी, वी आर स्टिल इन द सेकेंडरी मार्केट। इन द कैपिटल मार्केट वी आर स्टिल इन द सेकेंडरी मार्केट। दो स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पर मैक्सिमम ट्रेडिंग होती है, बाकी एक है ना वो मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पर ट्रेडिंग इतनी नहीं होती है। तो एनएससी का भी एक ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम है, आपको मालूम ही है, और बीएससी का भी ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। एनएससी का जो ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम है जिसके ऊपर बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर पंच होते हैं वो है नीट, और नीट की फुल फॉर्म है नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। एग्जामिनेशन क्वेश्चन 1 मार्क, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीट? तो नीट की फुल फॉर्म नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। समझ में आ रही है बात? देन आई विल से बोल्ट की फुल फॉर्म बीएससी ऑनलाइन ट्रेडिंग, बीएससी ऑनलाइन ट्रेडिंग। सो वेल आई विल से तो कुल मिलाकर कहानी बड़ी सिंपल सी है। देन गोइंग ऑन फर्दर इनटू दिस, अब सुनो ज़रा ध्यान से। मैं आज की तारीख में, मैंने आपको बताया था कि मेरे 2-3 अकाउंट हैं। मैं आपको मतलब सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देता हूँ। मेरा पहला अकाउंट जो खोला था मैंने, दैट वाज HDFC सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, दैट वाज देयर डीमैट अकाउंट, जहाँ पर मेरी पर्सनल एसेट्स बहुत जोड़ जोड़ के रखी हुई हैं। नंबर 2 जो मैंने पंगे लेने के लिए रखा हुआ है, एंजल वन अकाउंट, जिसमें मैं छोटी मोटी ट्रेडिंग करता हूँ। HDFC में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और एंजल में वेल ट्रेडिंग, आज खरीदा कल बेचा, या 1 महीने बाद 2 महीने बाद बेचा, समथिंग लाइक दैट। और मेरी वाइफ का कोटेक सिक्योरिटीज़ में अकाउंट है, लेकिन मैं उसको अपना ही अकाउंट मानता हूँ, वो भी एक अलग से एसेट्स क्रिएट करने के लिए अकाउंट रखा हुआ है। और एक मेरा बहुत पुराना मोतीलाल ओसवाल के साथ PMS अकाउंट चला आ रहा है, दैट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज ली हुई है मैंने उनकी। वहाँ पर एक छोटा सा चेक दिया था, मतलब वो अभी बताऊंगा नहीं, वो काफ़ी साल पुरानी बात हो गई, और काफ़ी मोटा प्रॉफिट कमा कर देते हैं। वो छोटा सा चेक नहीं था, काफ़ी मोटा सा चेक था जो उनको दिया था, लेकिन उसके ऊपर सारा दिमाग उनका, मेहनत उनकी, प्रॉफिट मेरा, बीच में से वो अपनी कमीशन लेते हैं, मोतीलाल ओसवाल। लेकिन जो मैं डे टू डे ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर लेता हूँ, दैट इज़ एंजल वन। मैं आने वाली क्लासेस में आपको दिखाने वाला हूँ कि ये देखो इसमें ये पड़ा हुआ है, ये खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, आपके सामने स्क्रीन पे दिखाऊंगा आपको खोल कर कि इसमें ये सेल किया, ये बाय किया। सो एंजल वन के अंदर अब मुझे अब ट्रेड करना है अगर ऑनलाइन ट्रेडिंग में या BSC ऑनलाइन ट्रेडिंग में, तो मेरा ट्रेडिंग कम डीमैट अकाउंट है। अब एंजल वन की वेबसाइट आप भी खोल सकते हो, angel1.com, आप वहाँ पर डीमैट अकाउंट, डीमैट कम ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हो। तो क्या करते हैं, वहाँ जाता हूँ, अपना लॉगिन आईडी डालता हूँ, उसके बाद अपना पासवर्ड डालता हूँ जो उन्होंने मुझे दिया हुआ है, लॉगिन आईडी पासवर्ड। फिर वो मुझसे पूछते हैं कि आप ट्रेड NSC पे करना चाहते हो या BSC पे, ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन 1 NSC, ऑप्शन 2 BSC। बाय डिफ़ॉल्ट NSC लगा होता है हमेशा,
बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर NSE लगा होता है। अगर मैं चेंज करके BSC पे आना चाहूँ तो आई कैन ड्रॉप डाउन टू BSC। तो दोनों ऑप्शन मिलती हैं कि आप कहाँ ट्रेड करना चाहते हो। कभी कभी कोई कोई शेयर के ना प्राइस, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर का प्राइस जैसे आपको यहाँ पर भी दिख ही रहा था, रिलायंस इंडस्ट्रीज, दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे 10 15 20 पैसे के वेरिएशन पे होता है, तो वो देख लेते हैं कि कहाँ थोड़ा सस्ता मिल रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो अभी ये रिलायंस की बात कर रहे थे ना हम, यहाँ लिख ही देते हैं रिलायंस। तो रिलायंस यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है, एंड दिस इज ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे नजर आ रहा है 2687.75। तो हो सकता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे 25 पैसे 30 पैसे सस्ता हो, डिमांड सप्लाई का चक्कर होता है थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं, कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं। सो वेल आई से दिस इज लिटिल डिफरेंस। तो अगर आपको वो पकड़ में आता है कि नहीं 20-25 पैसे बचाने हैं पर शेयर, तो यू कैन बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस एंड यू कैन ट्रेड अकॉर्डिंगली। सो वेल आई से तो आपको ऑप्शन मिलेगी, चूज NSE और चूज BSC, मतलब मुझको तो मिलती है, आई एम होपिंग कि सब लोग देते ही होंगे। HDFC सिक्योरिटीज़ भी देता है, कोटक भी देता है, ये भी देता है। देन फिर आपसे पूछेगा अगला कि आप बाय करने के लिए आए हैं, सेल करने के लिए आए हैं, चूज़ योर ऑर्डर, बाय और सेल। फिर आपसे कहेगा कंपनी का कोड डाल दो, रिलायंस है तो RIL, अगर TCS है तो TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है तो TCS, इन्फोसिस है तो इन्फी, NINFY, मतलब जो भी NSE पे कोड अलग चलता है, BSC पे कोड अलग चलता है कुछ कंपनीज का, वो भी है। एंड देन आई से क्वांटिटी, फिर पूछेगा नंबर ऑफ शेयर्स जो आप खरीदना चाहते हो या बेचना चाहते हो, एज द केस मे बी, वो क्वांटिटी डालो आप वहाँ पर। फिर जिस प्राइस पे आप खरीदना चाहते हो बेचना चाहते हो वो डालो, और फिर अपना सबमिट पे बटन दबा दो। अब सुनो ज़रा ध्यान से, मान लो प्रज्यूम प्रज्यूम कि मैं शेयर्स खरीदना चाहता हूँ, परचेज करना चाहता हूँ, और जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है ना उतने पे नहीं खरीदना चाहता, मैं उससे 30 रुपीज़ 50 रुपीज़ नीचे खरीदना चाहता हूँ। एक शेयर है, प्रिज्यूम कर लो कोई भी ABCXYZ लिमिटेड, या जो हमारे सामने थे वही, अब रिलायंस की बात कर ले तो सामने खुला हुआ है 2687, मैं परचेज करना चाहता हूँ 2657 पे, ऐसे मान लेते हैं कि मैं परचेज करना चाहता हूँ 2657 पे। और मैं आपको कल का हाल दिखाऊं रिलायंस का, कल तो ये था, ये रिलायंस का कल का ग्राफ है, यस्टरडे, ये कल का ग्राफ है। तो आज आज का ग्राफ ग्रीन में है ऊपर, और ये कल का ग्राफ था ये नीचे है। तो रिलायंस का शेयर कल 57 रुपीज़ नीचे गिरा एक ही दिन में। वेल देयर वाज अ डाउनफॉल ऑफ 57 रुपीज़ पर शेयर, और ये ऊपर से नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है, और शाम को यहाँ जाकर बंद हुआ कल, दिस वाज एट द लो लेवल्स। तो अगर मान लो कि सुबह सुबह शेयर का रेट हम देख रहे हैं 60 रुपीज़, आप मान लो इसमें मार्कअप कर लो, तो इसमें 60 रुपये अगर मैं ऐड कर दूँ तो 2000 कितना हो जाएगा, 726। तो मॉर्निंग में ये शेयर जो यहाँ था 2726 पे था, शाम को 2656 था, और मेरा सुबह सुबह मूड बन गया था कि मुझे रिलायंस खरीदना है, लेकिन मैंने प्राइस मालूम है क्या पंच किया, 2660 का प्राइस मैंने पंच किया। ये दीपक गजरानी ने बाय ऑर्डर डाल दिया था सुबह सुबह। सुबह प्राइस कितना था 2726, लेकिन मैंने प्राइस क्या डाला 2660। अब मैंने ऑर्डर डाला और मैंने अपना प्राइस डाला कि रिलायंस का जो करंट मार्केट प्राइस है 2726, मुझे उस पर नहीं खरीदना, मुझे 2660 पे खरीदना है। और जब मैंने ऑर्डर डाला एंजल वन पे, एंजल वन ने वो ऑर्डर उठाकर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नीट प्लेटफॉर्म पे डाल दिया। तो मैंने ऑर्डर किसको दिया, एंजल वन में जो मेरा डीमैट अकाउंट, डीमैट कम ट्रेडिंग अकाउंट है वहां डाला, डीमैट कम ट्रेडिंग अकाउंट में डाला, और एंजल वन ने उठाकर वो ऑर्डर आगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नीट प्लेटफॉर्म पे डाला। हम लोग डायरेक्टली तो डाल नहीं सकते हैं, मैं आगे और ज़्यादा इलेबोरेट करूंगा अभी। तो जब वो ऑर्डर वहाँ पर आगे पास ऑन हुआ, तो वहाँ पर तो नीट के ऊपर तो प्राइस क्या लगा हुआ था उस वक्त, 2726 या 2720। अब जब मैंने ऑर्डर डाला ना, पंच किया, सबमिट किया, तो दिखा रहा है वहाँ पर पेंडिंग, ऑर्डर पेंडिंग, क्या दिखा रहा है वहाँ पर, ऑर्डर पेंडिंग 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 दिखा रहा है। और क्योंकि जो मैंने प्राइस डाला, सेलर जो है वो हाई प्राइस पंच कर रहा है, मतलब मैं मार्केट में बायर हूँ, अगर मैं बायर हूँ और मैं प्राइस डाल रहा हूँ लो करके, सेलर प्राइस डाल रहा है हाई, तो जब तक वो
जब तक मार्केट में फर्दर सेलर्स लोअर प्राइस नहीं डालेंगे और मेरे प्राइस के साथ प्राइस मैचिंग नहीं होगी, नीट प्लेटफॉर्म पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नीट प्लेटफॉर्म पे जब तक दो ऑर्डर की प्राइस मैचिंग नहीं होगी तब तक डील फाइनल नहीं होगी। तो मैंने सुबह सुबह ऑर्डर डाल दिया अपना मॉर्निंग में, मान लो सुबह सुबह का मतलब मान लो 11 AM पे ऑर्डर डाल दिया मैंने अपना, लेकिन 11 AM पे जब मैंने ऑर्डर डाला तो मुझे यहाँ पर क्या दिखा रहा है, पेंडिंग 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 शो कर रहा है। और मैं भी पेशेंस के साथ बैठा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ, गिरने दो, आएगा आएगा आएगा, रेट और नीचे आएगा, रेट और नीचे आएगा। और ऐसे सेलर मार्केट में आएंगे जो लो प्राइस पे बेचने के लिए तैयार होंगे। मतलब मैं, ये मेरा मानना है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट में प्राइस और नीचे आएगा। और वाकई मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, 10 बज गए, 12 बज गए, 2 बज गए, प्राइस और नीचे आ रहा है। 10 o'clock, 12 o'clock, ये एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम ग्राफ चल रहा है, टाइम चल रहा है 9 AM, 10 AM, 11 AM, 12 नून, 1 PM एंड 2। और 2 बजे के आसपास वो प्राइस एक्चुअली वहाँ आ गया जहाँ पर कोई सेलर आया मार्केट में जिसने प्राइस पंच किया, वो प्राइस दिया, जो वो प्राइस डाला उस सेलर ने जो मैंने अपना बाय ऑर्डर का डाला हुआ था, उस सेलर के साथ मेरा ऑर्डर मैच हो गया, हमारी डील फाइनल हो गई। वो सेलर कौन है मुझे नहीं पता, वो सेलर इंडिया में कहाँ रहता है मुझे नहीं पता, उसकी आइडेंटिटी मुझे नहीं पता। उसने ऑर्डर दिया होगा अपने ब्रोकर को, उसके ब्रोकर ने भी ऑर्डर डाला होगा NSE के नीट सिस्टम पे। यहाँ पर मैं बायर हूँ, मैंने ऑर्डर दिया अपने ब्रोकर को, मेरे ब्रोकर ने ऑर्डर डाला NSE के नीट सिस्टम पे, दोनों ऑर्डर सॉफ्टवेयर ने मैच किए और दोनों ऑर्डर, सेल ऑर्डर बाय ऑर्डर मैच हुए तो डील हो गई। तो इतनी पेशेंस अगर है तो आप शाम तक इंतजार कीजिए, शेयर का रेट गिरेगा, वहां तक आ गया तो बढ़िया है। सर अगर मान लो शाम तक शेयर का रेट इतना नीचे गिरा ही नहीं आपका, तो मैं बताऊंगा आगे डिटेल में, ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा या अगले दिन कैरी फॉरवर्ड होगा, वो ऑर्डर में मेंशन करना होता है, वैलिड टिल टुडे या वैलिड टिल, वेल इट इज़ एक्चुअली मैच्ड अप, समथिंग लाइक दैट। वो ऑर्डर में ऑप्शन मिलती है जब हम अपना ऑर्डर पंच करते हैं, तो ऑर्डर पंच करते समय वो ऑप्शन आती है, जनरेट होती है। अब इसमें एक चीज़ और समझते हैं, एक चीज़ और समझते हैं। मैं बायर हूँ, अब समझना ज़रा ध्यान से, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं बायर हूँ और मैंने अपना ऑर्डर सबमिट कर दिया, जो करंट मार्केट प्राइस मेरे सामने था ना, वही उसी पे ही सबमिट कर दिया मैंने ऑर्डर, उसी प्राइस पे सबमिट कर दिया। और जैसे ही मैंने ऑर्डर पंच किया, तो जैसे मैंने बाय ऑर्डर पंच किया उस प्राइस पे ऑलरेडी पहले से सेल ऑर्डर तो वेल सिस्टम में है, नीट के सिस्टम में है। इधर से मैंने बाय ऑर्डर पंच किया, मैंने अपने ब्रोकर को दिया, ब्रोकर ने वो बाय ऑर्डर उठाकर नीट सिस्टम में डाला NSE के। और जैसे ही मेरा बाय ऑर्डर गया तो मैचिंग सेल ऑर्डर पहले से ही सिस्टम में था, क्योंकि मैं करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है जिसपे सेल ऑर्डर पहले से आ चुके हैं, उसी पे मैं बाय ऑर्डर डाल रहा हूँ। तो इमिडिएटली वेल दोनों ऑर्डर मैच हो गए, सेल ऑर्डर और मेरा बाय ऑर्डर, जो सेलर है उसका सेल ऑर्डर, मेरा बाय ऑर्डर, दोनों मैच हो गए, डील फाइनल हो गई। और उसी वक्त लिखा हुआ आएगा डील एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूशन डन, पेंडिंग लिखा हुआ नहीं आएगा, ऑर्डर एग्जीक्यूटेड लिखा हुआ आएगा। तो वहां पर क्या लिखा आ जाएगा, जैसे ही मैंने सबमिट किया तुरंत क्या आ गया, ऑर्डर एग्जीक्यूटेड, मतलब आपकी डील फाइनल हो गई और जो शेयर्स आपने खरीदे हैं वो आपके डीमैट कम ट्रेडिंग अकाउंट में आ गए। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तो अगर मैं स्टेप बाय स्टेप बोलूँ, स्टेप नंबर 1 लॉगिन, स्टेप नंबर 2 पासवर्ड, लॉगिन लॉगिन आईडी डाला आपने, स्टेप नंबर 1 लॉगिन आईडी, स्टेप नंबर 2 पासवर्ड, स्टेप नंबर 3 चूज NSE और BSC, स्टेप नंबर 4 चूज बाय और सेल, स्टेप नंबर 5 कंपनी का नाम डाला, स्टेप नंबर 6 क्वांटिटी डाली, मैं रिलायंस के 500 शेयर खरीदना चाहता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL 500 शेयर खरीदना चाहता हूँ। नंबर 7 प्राइस डाला। अब इस प्राइस में दो ऑप्शन है, या तो CMP डालो, CMP मतलब करंट मार्केट प्राइस, या फिर आप बढ़ाकर तो कोई क्यों डालेगा ना, कोई पागल थोड़े ना करंट मार्केट प्राइस से भी ज़्यादा देना चाहता हूँ, ऐसा तो कोई करेगा नहीं। या फिर आप लोअर प्राइस डाल सकते हो। और अगर करंट मार्केट प्राइस डालोगे तो एकदम से ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो गया। और अगर वेल आई से अगर CMP डाला करंट मार्केट प्राइस तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। अगर करंट मार्केट प्राइस से आपने थोड़ा सा नीचे डाला, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये नीचे, तो फिर पेशेंस रखो, पेंडिंग दिखाएगा स्क्रीन के ऊपर, पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग। पेशेंस रखो कि जब मार्केट में कोई सेल ऑर्डर आएगा जो नीचे होकर आएगा, आपके प्राइस से मैच करेगा, गिरती हुई मार्केट है या मार्केट पूरी नहीं गिर रही, वो पर्टिकुलर शेयर गिर रहा है, तो जब वो आपके ऑर्डर से मैच करेगा तो आपको शेयर मिल जाएगा। एंड नंबर 8 दैट इज सबमिट का बटन दबाइए, और सबमिट के बटन के बाद दो बातें हो सकती हैं। अगर आपने CMP पे डाला होगा तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम नहीं लिखना है यहाँ पर, एग्जीक्यूटेड।
और अगर आपने करंट मार्केट प्राइस से नीचे डाला होगा तो आपको पेंडिंग दिखाएगा। ऐसे ही आप सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो। तो 8 स्टेप्स समझा दिए मैंने आपको कि कैसे करना होता है ट्रेडिंग। अभी प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आने वाली क्लासेस में, खुद अपना अकाउंट ओपन करके दिखाऊंगा कि हम कैसे करते हैं। तो ये बायर के एंगल से हो गया। अच्छा, सेलर होगा तो सेलर भी यही सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसमें प्राइस के टाइम पे क्या होगा, अब रिलायंस के 500 शेयर बेचने हैं, या तो करंट मार्केट प्राइस पे बेचूंगा जिस पे ऑलरेडी पहले से बाय ऑर्डर आ चुके हैं, या तो मैं फिर उस प्राइस से ऊपर ही बेचूंगा, फिर लोअर नहीं होगा। अगर मैं बायर नहीं हूँ, सेलर हूँ, तो या तो करंट मार्केट प्राइस होगा या करंट मार्केट प्राइस से 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये ऊपर करके डालूंगा, और फिर कहूँगा कि मुझे इस हाई प्राइस पे बेचना है, और इंतज़ार करूँगा कि जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो धीरे धीरे बड़े 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 2-3 घंटे में, अगर सुबह मैंने 11 बजे डाला है तो 2 बजे तक बढ़कर ऊपर आ जाए। और जब बढ़कर ऊपर आ जाएगा और मेरे सेल ऑर्डर के साथ मैच करेगा, कोई बाय ऑर्डर आएगा, मैचिंग डील हो जाएगी, तो मैं अपने यहाँ उस वक्त डील एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर मैं सुपीरियर हाई प्राइस पे डालता हूँ। बात समझ में आ गई होगी आपको। सो देन आई विल से गोइंग ऑन फर्दर। अब एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर, ये सारी बातें रिपीट होंगी आगे, पूरा चैप्टर है हमारा सेकेंडरी मार्केट का। आप ऐसे समझो, अभी मैं शुरू के 2-3 लेक्चर्स में ना आपका बेस बना रहा हूँ सॉलिड सा। बाद में तो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, फिर मैं अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलूंगा, आपके सामने करके दिखाऊंगा, तो और समझ में आएगा। आज सिर्फ मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, बेस बना रहे हैं। बेबी को बेस पसंद है। 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पैदा हुआ था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब पैदा हुआ था? 1875 में। और दैट वाज द ईयर ऑफ बर्थ। और मैंने आपको पहले बताया है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाज फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, एंड नॉट ओनली इंडिया बट फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एशिया। टोक्यो वाज सेकंड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एशिया। अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज वाज थर्ड स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया। अभी बंद हो चुका है, खत्म हो चुका है, दैट इज देयर। और वेल आई से एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, यहाँ पर एक होमवर्क है, सोनी लिव ऐप डाउनलोड कर लेना, और उसके ऊपर स्कैम 92 सीरीज हर्षद मेहता देख लेना। इनसाइडर ट्रेडिंग करके बंदे ने कहाँ से कहाँ कितना पैसा कमाया। और उस ज़माने में सेबी की इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन नहीं होती थी। आज जो हम बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, और 25 करोड़ का फाइन है, 10 साल की जेल है अगर आप कॉन्ट्रावीन करते हो। उस ज़माने में 1992 में सेबी पैदा भी नहीं हुआ था जब ये स्कैम हर्षद मेहता साहब कर रहे थे। और हर्षद मेहता साहब ने वेल बढ़िया सा स्कैम किया, और इनसाइडर ट्रेडिंग खूब दबाकर किया, क्योंकि उसको रोकने के लिए कोई लॉ नहीं था, ना तो एक्ट में ना तो रूल्स में कहीं मना नहीं था। कंपनी के अंदर की इंफॉर्मेशन निकालो, और जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अलग अलग कंपनीज की जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, गुड न्यूज़ है, पब्लिक में आएगी 2 महीने बाद। अभी सस्ता शेयर है, खरीद लो। जब गुड न्यूज़ मार्केट में आएगी और शेयर का रेट शूटअप करेगा, डबल हो जाएगा, तब हाई प्राइस पे बेचकर निकल जाओ प्रॉफिट कमाकर। कंपनी में आजकल बैड न्यूज़ है, कंपनी के अंदर कोई प्रॉफिटेबिलिटी गिर गई है, बाहर वालों को नहीं पता है, प्राइस अभी अच्छा चल रहा है लेकिन मालूम है गिरने वाला है, तो फिर उस केस में अभी अगर आपके पास उस कंपनी के शेयर पहले से हैं, अभी हाई प्राइस पे ही बेचकर निकल जाओ। और जैसी बैड न्यूज़ बाद में आएगी, तब शेयर का रेट गिरेगा, उस वक्त मेरे पास शेयर नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो पहले ही हाई प्राइस पे बेच दिया। तो वेल हर्षद मेहता ने बहुत बढ़िया काम किया, और बहुत कुछ किया, बहुत बहुत कुछ। लेकिन वो सीरीज आप देखोगे 10 11 12 एपिसोड जो भी हैं, ब्यूटीफुल, तो समझ में आएगा बहुत कुछ कि हर्षद मेहता ने क्या किया था। होमवर्क हो गया आपके लिए। 1992 में वेल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पैदा ही हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बोला था, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, कि मिल जाओ और मिलकर एनएससी को क्रिएट करो। आज की तारीख में 2024 में 98% of the daily trade is happening on NSE and 2% of the daily trade is happening on BSE। हाँ जी, एक दिन में जितना टोटल ट्रेड हो रहा है इंडिया में स्टॉक मार्केट में, उसका 98% एनएससी पे हो रहा है, 2% बीएससी पे हो रहा है। और फिर सर वो जो मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पर नेग्लिजिबल ट्रेड हो रहा है नेग्लिजिबल है, मतलब उसको परसेंटेज में भी कहीं नहीं ले जा सकते। लेकिन लायंस शेयर इज विद एनएससी राइट नाउ। तो पैदा हुआ था 1992 में, लेकिन आज 2024 की बात कर रहे हैं, तो प्रोग्रेस बहुत बढ़िया है। 90% ऑफ डेली ट्रेड इन द इंडियन स्टॉक मार्केट ऑल ओवर इंडिया इज ऑन एनएससी। और बाय डिफॉल्ट सब ब्रोकर्स के सिस्टम भी एनएससी से ही जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, मुझे तो ऐसा ही लगता है, मेरे वालों के तो जुड़े ही हुए हैं। अब थोड़ा सा और जान लें यहाँ पर, पुराना ज़माना नया ज़माना। पुराने ज़माने में फ्लोर बेस्ड ट्रेडिंग होती थी ऑन ऑल द स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया। आज के ज़माने में ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है। और ये पुराना ज़माना मतलब कितना पुराना? 1999 से पहले डिपॉजिटरी एक्ट 1996 आया, उसको पूरा ढंग से इम्प्लीमेंट होते होते 1999 हो गया, ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम आते आते। लेकिन डिपॉजिटरी एक्ट 1996 से पहले कह लीजिए सारा सारा
फ्लोर बेस्ड ट्रेडिंग होता था, और उस ज़माने में हिंदुस्तान में 20 स्टॉक एक्सचेंज होते थे। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में दिखा दी थी लिस्ट। 20 स्टॉक एक्सचेंज थे, 8 कॉमोडिटी एक्सचेंज थे, और टोटल 28 एक्सचेंजेस के लाइसेंसेस कैंसिल कर दिए गए, बंद कर दिया गया। तो वेल आई से टोटल 20 स्टॉक एक्सचेंजेस थे, 8 कॉमोडिटी एक्सचेंज थे जो बंद कर दिए सेबी ने। लेकिन वो जो 20 स्टॉक एक्सचेंज थे उन्हीं में दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज भी था। सुबह 9:30 बजे खुलता था तब, उस जमाने में 1999 से पहले की बात हो रही है। सो वेल आई से, और सुबह 9:30 बजे जब खुलता था और शाम को 3 बजे बंद होता था, 3 PM, ये उस जमाने में था। तो दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, अगर दिल्ली वालों को मालूम होगा, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के साथ आसफ अली रोड नाम की एक चीज़ है, दिल्ली NCR के बच्चों को पता होगा शायद। तो वो आसफ अली रोड के ऊपर, मेन रोड के ऊपर, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग हुआ करती थी, खूबसूरत ब्यूटीफुल बिल्डिंग, जो बाद में खंडर हो गई, वीराना हो गया, भूत या चुड़ैल घूमते हैं वहाँ पर, जो भी है। लेकिन उस जमाने में 1999 से पहले दिवाली मनाते थे, होली मनाते थे, और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, बिल्डिंग वॉज वेरी बिग बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ट्रेडिंग रिंग था। और सुबह सुबह वो 500-600 ब्रोकर आकर 9:30 बजे वहां पर उछल कूद डांस शुरू कर देते थे, ऑर्डर प्लेस करने के लिए। ये ओपन हैंड सेल ऑर्डर, ये क्लोज हैंड बाय ऑर्डर, डील डन, और बहुत सारे इशारे होते थे, उन सब में नहीं जा रहा, वो इशारों में सारी डील होती थी। और अपनी पॉकेट में ना एक डायरी लेकर घूमते थे, छोटी सी डायरी, बिल्कुल स्मॉल पॉकेट डायरी, जो शर्ट की पॉकेट में आ जाए। उसमें ऑर्डर नोट करते रहते थे कि इतना खरीदा, इतना बेचा, सो एंड सो कंपनी का इतना खरीदा, इतना बेचा, इसके साथ डील हो गई हमारी, इस प्राइस पे हो गई। और वो डायरी अपनी जेब में रखकर फिर उछल उछल कूद कर घूम रहे होते थे, इधर से उधर, उधर से उधर, और स्क्रीन के ऊपर सामने कुछ प्राइस वगैरह डिस्प्ले हो रहे होते थे। वो स्कैम 92 देखना, आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नजर आएगा उस जमाने का, क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी तो उस जमाने में फ्लोर बेस्ड ट्रेडिंग होती थी। स्कैम 92 सीरीज में आपको दिखेगा कि फ्लोर बेस्ड ट्रेडिंग कैसी होती थी, और जॉबर घूम रहे होते थे बीच में अपनी डायरी लेकर, पेन लेकर, ब्रोकर्स ने जॉबर छोड़ रखे होते थे। ब्यूटीफुल, यू विल गेट टू लर्न कि फ्लोर बेस्ड कैसा होता था। वंस अगेन से वो कहाँ से आपको एग्जैक्टली देखने के लिए मिल जाएगा, स्कैम 92 सीरीज में देखने के लिए मिल जाएगा कि ये कैसे होता था। और इंडिया में 20 स्टॉक एक्सचेंजेस इन 20 सिटीज, सब लोग सुबह 9:30 बजे डांस ऑफ मनी स्टार्ट हो जाता था। डांस ऑफ मनी कह लो या डांस फॉर मनी कह लो, डांस फॉर मनी स्टार्ट हो जाता था सुबह 9:30 बजे, और पूरा दिन उछलना और चीखना और वो सब कुछ चलता था 1999 से पहले। अब दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज बंद हो गया, और सिर्फ दिल्ली नहीं, अदर 19 स्टॉक एक्सचेंजेस अदर देन दिल्ली, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में लिस्ट दिखाई थी, वो बंद हो गए। नाउ 1999 ऑनवर्ड्स ऑनलाइन ट्रेडिंग है, और अभी जो अब करंट टाइम चल रहा है, मैंने आपको बताया था 9:15 to 3:30। अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन, अपने ब्रोकर को फ़ोन करो और आपका ब्रोकर आपके अकाउंट में लॉगिन करेगा। पहले आपको एक टोकन नंबर इशू करेगा, आप फ़ोन करोगे, आपसे डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम मांगेगा, कुछ आईडी प्रूफ वगैरह, कुछ मतलब वही वर्बली ओरली मांगेगा। वहाँ पर ब्रोकर के जो कस्टमर केयर में बैठे होंगे 4-5 लड़के लड़कियाँ, आप जो भी फ़ोन उठाएगा, आपको एक टोकन नंबर इशू कर देगा फॉर वैलिड फॉर लाइक 24 आवर्स और 48 आवर्स। और आप सेकंड कॉल करोगे तो वो टोकन नंबर विल बी वेल आस्क्ड, अब दोबारा कॉल करोगे तो, और फिर वो ब्रोकर आपके कहे अनुसार जिस भी कंपनी के जितने शेयर्स आप खरीदना चाहते हो, बेचना चाहते हो, बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर पंच कर देगा सिस्टम में। ये एक तरीका है, और ये भी चलता नहीं है, वैसे प्रैक्टिकली नहीं चलता है। जो चलता है वो क्या है, ब्रोकर ने, जैसे एंजल वन की बात मैं कर रहा था, ब्रोकर ने आपको लॉगिन आईडी दे दिया, आपको पासवर्ड दे दिया, आपने ब्रोकर की ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर ली, आपके मोबाइल फ़ोन में ब्रोकर की ऐप डाउनलोड कर ली, उसी के अंदर आपने वो लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला, और वो भी एक बार होता है, बाद में तो फिर वो ओटीपी बेस्ड, एक बार वो ओटीपी आएगा आपके फ़ोन नंबर के हिसाब से, और आप वो फ़ोन ओटीपी आप एक बार वेरीफाई कर दोगे, तो फ्यूचर में आपका लॉगिन ऑटोमेटिक हो जाएगा, या हर बार लॉगिन करोगे तो हर बार ओटीपी मांगेगा। तो ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी बार बार नहीं मांगेगा अगर आपने फ़ोन ऐप डाउनलोड कर लिया। वेबसाइट पे जाओगे, हाँ आप लैपटॉप पे जाओगे, वेबसाइट पे जाओगे, तो वहाँ ओटीपी वाला सिस्टम नहीं रहेगा, वहाँ फिर वो लॉगिन आईडी डालोगे, पासवर्ड डालोगे, प्रॉपर सब कुछ रहेगा। ऐसे तो अगर ऐप डाउनलोड है तो सिर्फ ऐप में लॉगिन पे बटन दबाना है, और वो एक ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए आ जाएगा। वो ओटीपी कुछ ऐप्स तो ऑटोमेटिकली खुद ही लेती हैं, और खुद ही लेकर खुद ही ऐप ओपन हो जाती है। कुछ ऐप्स में आपको स्क्रीन पे देखकर टाइप करना होता है, हो गया। उसके बाद आप अंदर गए और अपने अपने मोबाइल फ़ोन पे ही चलते चलते बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर, लाइफ इज़ सो इजी एक्चुअली। आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं है, लैपटॉप पे करना है खुद लैपटॉप पे कीजिए, अपना कस्टमर आईडी पासवर्ड खुद डालिए, ब्रोकर को फ़ोन नहीं करना आपने, या फिर ऐप बेस्ड लॉगिन
और साथ में OTP वेरिफिकेशन हो जाएगा और लॉगिन करो, अपना ऑर्डर डालो, कहानी ख़त्म। बड़ी सिंपल हो गई यहाँ, सिंपल स्टोरी। सो वेल आई से अब यहाँ पर कुछ चीज़ें, ये तो खैर मैंने आपको बता ही दिया। अब कुछ चीज़ें यहाँ समझाना चाहता हूँ आपको, जहाँ इतनी सारी बातें हो रही हैं। एक चीज़ होती है इंट्राडे ट्रेड, जहाँ इतनी सारी बातें हुई हैं। आज ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन समझाने के लिए समझा रहा हूँ। मतलब सेम डे खरीदा सेम डे बेचा, लंबा नहीं है। मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था बजाज फाइनेंस, टाइटन, बजाज फिनसर्व कि पापा ने खरीदा होता 5 रुपये का, 6 रुपये का, 8 रुपये का मिल रहा होता, अभी तक रखा होता तो 8,000 रुपये का हो गया शेयर। बजाज फाइनेंस का शेयर 8 रुपये का खरीद कर अगर रिटेन किया होता 20 साल, तो 8,000 रुपीज़ का हो गया होता। और पापा ने 8 लाख लगाए होते तो पापा की जेब में आज 800 करोड़ होते, और आप CS नहीं कर रहे होते, और आप मुझे नहीं सुन रहे होते। अब वो पापा से गलती हो चुकी है तो अभी कुछ कर नहीं सकते, बट नाउ द थिंग इज वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और मैंने आपको राकेश झुंझुनवाला, रेखा झुंझुनवाला का एग्जांपल दिया कि उन्होंने 18% एक्वायर कर लिया इन टाइटन, बेचा नहीं। और वो कहते हैं बस मतलब अपना जो है वो अच्छे से जो है वो डिविडेंड इनकम आ रही है और वो लेकर एंजॉय करते रहो। और एक चीज़ इंट्राडे ट्रेड में आने से पहले अगर मैं आज भी बोलूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस जैसे शेयर, इंडिया की नंबर 1 कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन में, इट इज़ नंबर 1 कंपनी ऑफ इंडिया। आज वो शेयर 2687 पे मिल रहा है आज। ये मुझे ये बताओ 2044, आज से 20 साल के बाद ये शेयर कहाँ होगा? 2680 का आज मिल रहा है, आज से 20 साल के बाद ये शेयर कहाँ पर होगा? आफ्टर 20 ईयर्स, इंडियाज नंबर 1 कंपनी। इसको छोड़ो, TCS की बात करते हैं, इंडिया की नंबर 1 सॉफ्टवेयर कंपनी। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री तो चलती रहेगी ना, सॉफ्टवेयर बिजनेस तो चलता ही रहेगा ना, वो तो खत्म नहीं हो रहा, वो तो कहीं नहीं जा रहा ना। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट TCS, आज शेयर कितने का मिल रहा है? और ये लोग तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी काम करेंगे ना, ये लोग तो मशीन लर्निंग पे भी काम करेंगे। तो अगर आज ये शेयर इतने का है, क्या लगता है 20 साल के बाद ये शेयर कहाँ होना चाहिए आफ्टर 20 ईयर्स? वंस अगेन, हाँ जी, डबल होगा, 7,600 का होगा, 10 गुना होगा, 20 गुना होगा, कितने गुना होगा? क्या लगता है, क्या 75,000 का हो जाएगा? मे बी, मे बी। MRF का शेयर मालूम है कितने का है? MRF टायर्स, MRF टायर्स शेयर प्राइस, ये MRF का है। तो MRF का शेयर कितने का है? 1,40,000 रुपीज़ पर शेयर। ये तो आज शेयर गिरा है, 1,200 नीचे गिरा है। और पिछले एक हफ्ते की भी बात करें तो ऊपर नीचे गया है, पीछे 1,46,000 भी था। और मेरे एक स्टूडेंट ने तो कोरोना की शुरुआत में मुझसे पूछा था कि सर बेच दूं। अब मैं पिछले 5 साल का अगर आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, वो टाइम भी था जब MRF का शेयर 55,000 रुपीज़, 52,000 रुपीज़ का भी था, इस रेंज में भी था। दिख रहा होगा ना आपको स्क्रीन पे अच्छे से। और मेरे स्टूडेंट ने कोरोना से पहले ये 66,000 के आसपास परचेज किया था, 70,000 नहीं था, 66,000 पे परचेज किया था, फेस टू फेस बैच। और फिर कोरोना आया, शेयर का रेट नीचे गिरा 56,000, 55,000, एंड देन ही कॉल्ड मी अप, सर पापा से पैसे मांग कर मैंने कुछ शेयर खरीदे थे MRF के, ये सोचा था कि 66,000 का है, ऊपर जाएगा, ये तो नीचे गिर गया, 56,000 आ गया, 55,000 आ गया, 10,000, 11,000 रुपीज़ पर शेयर का लॉस है। बेच दूं सर, निकल जाऊं? और नीचे गिर गया तो 38,000 चला गया तो सर, 25,000 चला गया तो मैं तो मर जाऊंगा। और ये लॉकडाउन लग गया है, टायर तो कोई बिक नहीं रहे हैं, लोग गाड़ियां तो चला नहीं रहे हैं, MRF की सेल तो खत्म हो गई है, प्रॉफिटेबिलिटी तो खत्म हो गई है। जब गाड़ियां नहीं बिक रही हैं तो लोग टायर भी क्या, मतलब टायर भी किस लिए चाहिए ना। नाउ द पॉइंट इज कि टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का शेयर भी गिर रहा है। तब मैंने उसको बोला था कि भाई बिल्कुल मत बेचना, ये 90,000 से पहले मत बेचना। मैंने उसको तब ये बोला था कि 90,000 से पहले मत बेचना, मुझे भी नहीं मालूम था कि 1,40,000 जाएगा। तो ही वेटेड एंड वेटेड एंड वेटेड, एंड द डे व्हेन हिज कॉल केम टू मी कि सर आपने 90,000 बोला था और ये 92 टच हो रहा है, अब मैं बेच रहा हूँ और निकल रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई तेरी मर्जी है, देख ले, रखना है तो रख ले, बेचना है तो बेच दे। तो उस भाई ने 92,000 के आसपास बेच कर निकल गया वो। और बाद में ये शेयर फिर से नीचे गिरा 65,000, तो ही कॉल्ड मी अप कि सर बड़ा अच्छा लगा, 92,000 पे मैंने बेचा, आपने 90,000 का टारगेट दिया था, 90,000 पे मैंने बेचा, मैं निकल गया, और अब वापस नीचे गिर गया है। मेरे को दिल को टेंशन नहीं है, मतलब दिमाग को कोई टेंशन नहीं है, दिल में ठंड है, आई एम कंफर्टेबल। और मुझे वाकई नहीं मालूम था कि ये वापस ऊपर चढ़कर 1,40,000 तक जाने वाला है।
ये वो शेयर है जो मैंने ही आज तक कभी नहीं खरीदा, नेवर नेवर। देखता रहता हूँ, खुश होता हूँ मैं। लेकिन बात कर रहा था टीसीएस। टीसीएस का ये शेयर, क्या ये भी 1,40,000 टच कर सकता है आने वाले 20 साल में? मे बी यस। कितना डिविडेंड देगी ये कंपनी? बहुत ज़्यादा, बहुत सारा देगी। इंडिया की नंबर 1 सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो जितना है खरीद लो 20 साल के लिए और होल्ड कर लो, बेचना नहीं है बस। और यही शेयर अगर आज 4,000 है और 1,40,000 का हो गया तो आपका पैसा काफ़ी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो अब बाकी आपकी विल फाइनेंशियल कैपेबिलिटी पे है कि आप कितना खरीद सकते हो। तो अगर आपको भरोसा है, और सोच के देखो एक चीज़, रिलायंस में शेयर का रेट नीचे से कितना भी ऊपर जा रहा है, क्या मुकेश अंबानी एंड फैमिली कभी रिलायंस का शेयर बेचकर कंपनी छोड़ के भाग जाएंगे? ऐसा होगा? कभी नहीं होगा। डिविडेंड इनकम आ रही है, दे आर वेरी हैप्पी। रतन टाटा, ऑलरेडी द एज इज अप्रॉक्सीमेटली 90 years. Now he is holding 75% shares of TCS, Ratan Tata. Public others other than Ratan Tata holding 25%, let us say. Now in this case, क्या रतन टाटा ये शेयर बेचकर भागने वाले हैं? या रतन टाटा के बाद जो भी उनका नेक्स्ट सक्सेसर होगा जिसको 75% शेयर्स मिलेंगे टीसीएस के, क्या वो बेचकर भागेगा? कभी कभी नहीं जाएगा। क्या रतन टाटा टाइटन में अपनी होल्डिंग कभी बेचेंगे जिंदगी भर? जितनी भी जिंदगी है उनकी, भगवान लंबी उम्र दे उनको, क्या कभी वो शेयर बेच कर जाने वाले हैं? नहीं। वेल देन द पॉइंट इज कि आप भी खरीदो, लॉन्ग टर्म होल्ड करो। और रतन टाटा तो शायद दुनिया से चले जाएंगे, आप दुनिया में बने रहोगे और लंबे टाइम तक बने रहोगे। आने वाले 20 साल 30 साल होल्ड करना आप। रतन टाटा का भी जो सक्सेसर होगा वो भी होल्ड करेगा लॉन्ग टर्म, आप भी होल्ड करना लॉन्ग टर्म। इन्वेस्टिंग, नॉट ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग। तो बहुत फायदा हो सकता है यार इस शेयर के अंदर भी। और अगर महंगा लग रहा है तो इन्फोसिस खरीद लो, यू कैन बाय इन्फोसिस। तो प्राइस पर शेयर कम है, लेकिन टीसीएस इज नंबर 1, इन्फोसिस इज नंबर 2। और ये आने वाले टाइम में ग्रो करेंगी ना, 15-20 साल लॉन्ग टर्म में तो शेयर का रेट ऊपर जाना ही है, टेंशन ही नहीं है। हाँ, आप ये सोचो कि आज आप यहाँ खरीद रहे हो और आने वाले 1 साल 2 साल शेयर नीचे गिर गया, कुछ ऐसा हो गया दुनिया में, थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई, और थर्ड वर्ल्ड वॉर भगवान ना करे अगर होती है और उसकी वजह से शेयर का रेट नीचे क्रैश हो गया, पैनिक में आपने बेच दिया लो प्राइस पे, तो आप खत्म। लेकिन आपने पैनिक में बेचा नहीं, आपने सोच लिया कि भैया हम तो ये शेयर खरीद के सो गए, 20 साल बाद ही बेचना है, तो आप लॉस में जाओगे ही नहीं। क्या आपको लगता है टीसीएस इंसॉल्वेंट हो जाएगी? क्या आपको लगता है टीसीएस वाइंडिंग अप में चली जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी? यार इंडिया की नंबर 1 सॉफ्टवेयर कंपनी है, मुझे तो नहीं लगता कि ये कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी। मुझे तो नहीं लगता ये कंपनी खत्म हो सकती है। सो वेल आई से, मतलब भरोसा कहीं तो, मतलब कुछ तो भरोसा। मैं ये नहीं कह रहा कि रिस्क फैक्टर नहीं है, रिस्क फैक्टर है, वाइंडिंग अप हो भी सकता है। लेकिन इंडिया की नंबर 1 सॉफ्टवेयर कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है, तो बाकी कंपनीज का क्या हाल हो रहा होगा? तो अगर आप सॉफ्टवेयर सेक्टर की नंबर 1 कंपनी खरीद कर 20 साल के लिए रख लेते हो, शेयर तो ऊपर जाना ही है। और आप वो प्रॉफिट या तो आज से 20 साल बाद खुद एंजॉय करोगे, या तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन। और इन्हीं शेयर्स में अगर आने वाले टाइम में बोनस शेयर्स आ गए, राइट शेयर्स आ गए, और आप वो भी एक्यूमुलेट एक्यूमुलेट करते जा रहे हो, बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, आने वाले 20 साल, क्या पता क्या क्या मिले। समझ में आ रही है बात? लेकिन उतना लंबा पेशेंस होना चाहिए, वो नहीं कि आज खरीदा और कुछ दिन बाद बेचा। अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाओ, अब मैं यहाँ आता हूँ वापस। और जब अब मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिंग की, इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। सेकेंडरी मार्केट है तो भाई सेकेंडरी मार्केट का फील ले लें पूरा। अब सुनो ज़रा ध्यान से। मैं सुबह 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 9:15 9:30 मार्केट ओपन करता हूँ अपना मोबाइल फ़ोन के ऊपर ही या लैपटॉप के ऊपर, और देखता हूँ कि आज क्या सीन है। और सुबह 9 बजे ऑब्जर्व करना शुरू कर देता हूँ कि आज माहौल क्या बन रहा है, या सुबह 8 8:30 बजे ही ऑब्जर्व करना शुरू कर देता हूँ। सीएनबीसी आवाज़ खुल गया, सब कुछ, कल रात की रिपोर्टिंग हो रही है कि अमेरिका में क्या रहा, यूरोप में क्या रहा, और वहाँ की इकॉनमीज़ क्रैश हो रही हैं तो यहाँ पर बैड इफेक्ट आएगा, या वहाँ अच्छी न्यूज़ है तो यहाँ पर भी अगले दिन गुड न्यूज़ आने की पूरी उम्मीद है। अब क्या होता है, मैं सुबह सुबह सोचता हूँ कि यार रिलायंस का शेयर खरीदता हूँ, शाम तक ना ऊपर जाने वाला है, और आज ही खरीदूंगा, आज ही बेचूंगा और प्रॉफिट कमा लूंगा बीच में से अपना। सुबह खरीदूंगा लो प्राइस पे, शाम को बेचूंगा 3:30 बजे से पहले हाई प्राइस पे, और प्रॉफिट कमा कर निकल जाऊंगा। इंट्राडे ट्रेड। इंट्राडे मतलब विद इन सेम डे, अगला दिन भी नहीं आने देना, अगला दिन भी नहीं आने देना। तो जो हम रिलायंस का शेयर प्राइस देख रहे थे, वो क्या देख रहे थे, ये जो आपको दिखा नीचे से ऊपर 2652 से बढ़कर और ऊपर चला गया 2697 और वट एवर 2687। एक दिन में ये आपको दिख ही रहा है ऊपर की कितना बड़ा, 30 रुपीज़ बढ़ गया। तो मैंने सुबह सुबह रिलायंस के 1000 शेयर्स खरीदे एट लो प्राइस।
2657 और शाम को 2687 पे 1000 शेयर सेम डे बेच दिए। समझ में आ रही है ना बात? सुबह खरीदा 2657 पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय 1000 शेयर्स और शाम को बेचा 2687 पर शेयर। 30 रुपीज पर शेयर इज माय बेनिफिट मल्टीप्लाइड बाय 1000 शेयर्स। सुबह 1000 खरीदे लो प्राइस पे, शाम को 1000 बेचे हाई प्राइस पे, 30 रुपये 30 रुपीज़ पर शेयर कमा लिया। 30,000 रुपीज़ मैंने दिन का प्रॉफिट कमा लिया। मुझे शेयर्स की डिलीवरी मेरे डीमैट अकाउंट में, ट्रेडिंग कम डीमैट अकाउंट में लेनी नहीं है और मुझे डिलीवरी देनी भी नहीं है। यहाँ पर डिलीवरी का कोई चक्कर ही नहीं है, इंट्राडे ट्रेड। और जब मैं ऑर्डर पंच करता हूँ एंजल 1 में तो मैं बताता हूँ कि ये डिलीवरी ट्रांजेक्शन नहीं है, ये इंट्राडे ट्रेड है और उसमें थोड़ा सा कमीशन ज़्यादा होती है। डिलीवरी ट्रांजेक्शन में तो कई जगह ज़ीरो है कमीशन, लेकिन इंट्राडे ट्रेड में थोड़ी सी कमीशन देनी पड़ती है, ब्रोकरेज टू द ब्रोकर देनी पड़ती है। तो ये ऑर्डर पंच करते समय बताना होता है कि ये डिलीवरी ट्रेड है, मैं डिलीवरी लूंगा और मैं डिलीवरी लेकर 1 महीना 2 महीना या 2 दिन 4 दिन 5 दिन होल्ड करूंगा, या नहीं आज ही खरीद रहा हूँ आज ही बेच रहा हूँ और मुझे डिलीवरी नहीं चाहिए तो इंट्राडे। तो ऑर्डर पंच करते समय ये भी बताना होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंट्राडे कर रहा हूँ या मैं डिलीवरी ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ। बात समझ में आई? तो एक तो होता है डिलीवरी ट्रांजैक्शन कि मैं एक्चुअल डिलीवरी ले रहा हूं और मुझे एक्चुअल डिलीवरी चाहिए। तो मैं अपना नाम ही लिख देता हूं, मिस्टर दीपक गजरानी। एंजल 1 पे जाकर डिलीवरी ट्रांजैक्शन भी कर सकता है और इंट्राडे भी कर सकता है। और मैं ऑर्डर पंच करते समय अपने ऑर्डर में लिखूंगा, जब मैं ऑर्डर पंच करूंगा तो मैं ऑर्डर में लिखूंगा मैं डिलीवरी ट्रांजैक्शन कर रहा हूं और मैं एक्चुअल डिलीवरी ले रहा हूं और उसकी पेमेंट मैं अपने बैंक अकाउंट से दे रहा हूं। तो वो डिलीवरी ट्रांजैक्शन, और मैंने खरीदे तो शेयर्स मेरे डीमैट अकाउंट में आ गए या ट्रेडिंग कम डीमैट अकाउंट में आ गए। और अगर इंट्राडे कर रहा हूं तो मतलब शेयर्स मेरे डीमैट अकाउंट से, मतलब सॉरी इंट्राडे का मतलब तो डिलीवरी है ही नहीं, ना डिलीवरी लेना ना डिलीवरी देना, सिर्फ प्रॉफिट कमाया, 30 रुपीज़ पर शेयर प्रॉफिट कमाया, ब्रोकर को ब्रोकरेज दी और प्रॉफिट आ गया मेरे बैंक अकाउंट में। अच्छा, मैंने जब प्रॉफिट कमाया है तो किसी का तो लॉस हुआ होगा। 30 रुपीज़ पर शेयर अगर मैंने प्रॉफिट कमाया है तो मेरे अपोजिट कोई और रिवर्स पार्टी होगी, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई मिस्टर जेड, जिसको 30 रुपीज़ पर शेयर का लॉस हुआ होगा, जिसने इंट्राडे खेला होगा मेरे से उल्टा अपोजिट। जो मैंने खेला, मेरा जो मैंने जुआ खेला है यार, इसको मतलब डिलीवरी नहीं ले रहे हैं ना, तो ये तो जुआ खेलना है। डिलीवरी ले रहे हैं तो मतलब आप फिर भी आप कुछ खरीद रहे हो, आपने डिलीवरी ली है, लेकिन इंट्राडे तो प्योर जुआ है, जुआ। और जुआ क्या खेल रहे हैं, डिलीवरी नहीं चाहिए भैया, प्रॉफिट या लॉस। अच्छा, अगर उल्टा हो जाता, जो मैंने सोचा उसका उल्टा हो जाता, ये जो रिलायंस का प्राइस है जो मैं सोच रहा था कि सुबह लो है और शाम को हाई जाएगा, अगर उल्टा हो जाता, मैं जैसे यहाँ पर बोल रहा हूँ, एक सेकेंड इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। जस्ट अ सेक। अब ये रिलायंस का शेयर मार्केट में सुबह कितने का था, 26, या शाम का क्लोजिंग है 2687, सुबह कितने का था 2657 और शाम को बढ़ के क्लोज कितने का हुआ 2687। तो ये सुबह का प्राइस हो गया 9 बजे का 9:15 और ये शाम का प्राइस हो गया 3:30 PM। और मैं इंट्राडे में क्या खेल रहा हूँ जी, मैं इंट्राडे में क्या खेल रहा हूँ, मैं तो ये सोचकर खरीद रहा हूँ कि शाम तक बढ़ेगा और मैं 30 रुपीज़ प्रॉफिट कमाऊंगा, ₹30 प्रॉफिट कमा लूंगा। यही यही तो, अगर मेरा दाव चल गया तो बहुत बढ़िया है, लेकिन शाम तक अगर ये नहीं हुआ, इसका उल्टा हो गया, अगर ये प्राइस नीचे चला गया 2627 या 2617 हो गया शाम को, मान लो 2687 नहीं हुआ, 2617 हो गया, तो अब ये प्राइस नीचे गिर गया, 40 रुपीज़ का लॉस आ गया पर शेयर। जो मैंने जुआ खेला था, दाव खेला था, उल्टा पड़ गया। 1000 शेयर्स का दाव खेला था, 1000 शेयर्स ऑफ रिलायंस ऑफ RIL, दाव उल्टा पड़ गया, 40 रुपये पर शेयर का लॉस, मतलब 40,000 रुपीज़ मैं ब्रोकर को दूंगा
और फिर ब्रोकर उस पार्टी को देगा, अपोजिट पार्टी को, मतलब वो उसका पूरा एक प्रोसेस होता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अपोजिट पार्टी के ब्रोकर के पास, फिर वो बताऊंगा मैं बाद में डिटेल में। तो नाउ द पॉइंट इज, मेरी जेब से 40,000 रुपीज़ गए, मैंने ब्रोकर को दिए, और अल्टीमेटली ये पैसा किसको मिलेगा? जिसने मेरे से रिवर्स ट्रांजेक्शन की होगी, जिस इन्वेस्टर ने मार्केट में या जिस ट्रेडर ने मार्केट में रिवर्स ट्रांजेक्शन की होगी उसको मिलेगा। जुआ वो जीत गया, सट्टा वो जीत गया। तो अब इससे ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाऊंगा, बाकी आगे सेकेंडरी मार्केट का चैप्टर करेंगे तो उसमें जाएंगे, एंड ऑल दैट विल बी हैपनिंग। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एग्जाम्पल आई वॉज कोटिंग हेयर। तो सर ऐसा भी होता है। अब सुनो ज़रा ध्यान से, 90% मार्केट में क्या चल रहा है? डेली बेसिस पे इंट्राडे ट्रेड चल रहा है, या इसके साथ डेरिवेटिव ट्रेडिंग चल रही है। डिलीवरी लेने वाले लोग 10% होते हैं। हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, डेली बेसिस पे, प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूँ। तो 10% लोग हैं जो एक्चुअल डिलीवरी ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं, 90% लोग हैं जो मार्केट में सिर्फ सट्टा खेलने के लिए आ रहे हैं। टारगेट क्या लेकर आते हैं? सुबह सुबह 20,000 रुपीज़ पर डे कमाना है, बस यही टारगेट है। 20,000 रुपये पर डे का कमाना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा गेम खेलना नहीं है। 20,000 रुपये पर डे का टारगेट लेकर आते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, MBA, LLB, में MBA चाय वाला की बात नहीं कर रहा हूँ, LLB, ये जितने भी लोग हैं जो जॉब सेक्टर में हैं, जब ये जॉब करने के लिए जाते हैं ऑफिस, सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचते हैं, 9:15 बजे मार्केट ऑन होनी है, और ये सब लोग क्या कहते हैं? ऑफिस का काम गया भाड़ में, करेंगे ऑफिस का काम बाद में करेंगे, पहले हम अपना इंट्राडे खेल लें, सुबह सुबह हम अपना ऑर्डर पंच कर लें। ये साइकी है। तो जब आप जॉब कर रहे हो, मंथली सैलरी कमा रहे हो वो कम है, लेकिन अगर आप पर डे 20,000 रुपीज़ पर डे कमा लेते हो इंट्राडे से, मंडे टू फ्राइडे ट्रेड होता है, एक हफ्ते में 20,000 पर डे मल्टीप्लाइड बाय 5, 1 लाख रुपीज़ पर वीक, 4 लाख रुपीज़ पर मंथ यहीं से आ जाएगा। और ऑफिस में बैठकर वही सुबह थोड़ा सा टाइम लगाना है, शाम को थोड़ा सा टाइम लगाना है, इंट्राडे खेलना है, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को, और हो गया। और पीछे से आपने सुबह सुबह ऑफिस पहुंचे, सिस्टम ऑन किया, और आपने वो BSc NSE या अपना लॉगिन किया, आपका जो भी ऐप है या आपका जो भी लॉगिन आईडी पासवर्ड बना हुआ है ब्रोकर के ऐप के ऊपर, ब्रोकर की वेबसाइट पे, अभी आप अपना ऑर्डर पंच ही कर रहे हो, पीछे से बॉस आ गया, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? और आप कह रहे हो बॉस सॉरी सॉरी सॉरी, मिनिमाइज कर रहे हो, बॉस कह रहे नहीं नहीं ओपन करो, मेरा ऑर्डर भी पंच करवा दो। क्या चल रहा है? सभी का यही हाल है, सभी का यही हाल है। और लंबा चौड़ा जुआ खेलना नहीं है, छोटा सा जुआ खेलना है, 20,000 रुपये पर डे। कल को अगर भगवान ना करे जॉब चली गई तो कोई बात नहीं, 4 लाख रुपए पर मंथ तो हम वैसे भी कमा रहे हैं, 4 लाख रुपए पर मंथ थ्रू इंट्राडे ट्रेड। लत लग जाती है, लत पड़ जाती है। और इसमें प्रॉब्लम क्या है? जब आप जुए का स्केल बढ़ाते जाते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, तो आप जुए का स्केल बढ़ाते जाते हैं। किसी दिन कुछ बहुत बड़ा जुआ खेला और उसमें बहुत बड़ा लॉस हो गया, तो जितना प्रॉफिट पास्ट में कमाया था सारा निकल गया। ऐसा भी लोगों के साथ होता है, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। और प्रॉब्लम फिर कहाँ आती है कि उस लॉस को पे करने के लिए, ब्रोकर को पे करने के लिए, फिर किसी आपने गलत आदमी से लोन ले लिया, ओपन मार्केट में भाई से लोन ले लिया, यू नो दैट। मुंबई में तो लोगों को मालूम ही है, भाई लोग से लोन ले लिया, और भाई लोग से लोन लेकर आप ब्रोकर का पैसा पे कर रहे हो, और कल को आप फिर स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाए। तो ऐसे किस्से बहुत हैं कि एक बंदे ने सुसाइड कर लिया, अपनी फैमिली को जहर दे दिया। क्वालिफाइड लोग भी हैं उनमें, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, कंपनी सेक्रेटरीज भी हैं। वेल, इस तरीके की न्यूज़ आती है, आप गूगल पे सर्च कर लेना। बहुत मोटी गेम खेल रहे थे, बहुत मोटा लॉस हो गया, संभल नहीं रहा, भाई जो है वो गन लेकर बैठा हुआ है सामने, और कह रहा है कि लाओ पैसा मेरा, जो मुझसे लोन लेकर तुमने ब्रोकर की पेमेंट की है निकालो वापस। और आप कमा कर दे नहीं पा रहे हो, निकल नहीं पा रहे हो। उस मतलब वो व्यक्ति जो फंस गया, उस ऐसे चक्करों में मत फंसना कि इतनी बड़ी गेम खेल रहे हैं। मतलब आप खेलो, आप ज़रूर खेलो, सारी दुनिया खेल रही है, आप भी खेलो, लेकिन लो लेवल। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर बोलूँ, मुंबई में सबको, महाराष्ट्र में बहुत आदत है ये सब कुछ करने की। दिल्ली NCR और वेल हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, हर जगह ये आदत है लोगों को, ऑफिस में बैठो तो पहले ये काम कर लो। पंजाब में कम है, पंजाब में लोगों को गाड़ियाँ खरीदने का बड़ा शौक है। गुजरात में गुजराती लोगों को बड़ी हैबिट है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की। सूरत के लोग बहुत फेमस हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, सूरत गुजरात के लोग। वहाँ तो ये भी कहते हैं कि जो गोलगप्पे वाला है वो कहता है बिजनेस, गोलगप्पे टिक्की का बिजनेस तो शाम को करूँगा, या ढोकला वगैरह का मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग हो गया, और बाकी टिक्की और जो गोलगप्पे का बिजनेस है, पानी पूड़ी का, वो शाम को होगा। और बीच में जो टाइम है 9 to 3:30, इस वक्त कौन आ रहा है टिक्की खाने के लिए, कौन आ रहा है गोलगप्पे खाने के लिए? ये वो टाइम है जब
स्टॉक मार्केट ट्रेड करना है बस। और फिर शाम को 3:30 बजे मार्केट क्लोज होने के बाद अपनी टिक्की बेचेंगे, गोलगप्पे बेचेंगे। सूरत का तो मतलब सीन ही कुछ और है। सो विल आई से, तो कुल मिलाकर अब कहानी ये है, विल इंट्राडे ट्रेड और डेरिवेटिव ट्रेड, जो मैंने बोला 90% मार्केट इसी के ऊपर चल रही है। 10% लोग एक्चुअल डिलीवरी ट्रांजेक्शन करते हैं, और इसमें भी दो तरीके के लोग हैं, कुछ शॉर्ट टर्म करते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आज खरीदा है, 2-3 महीने में शेयर का रेट बढ़ जाएगा, 2-3-4-5 महीने में तो हम बेच देंगे, शॉर्ट टर्म। और जो शॉर्ट टर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं कि वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, और दे आर ट्रेडर। जो राकेश झुनझुनवाला जैसे हैं, लॉन्ग टर्म पकड़ लिया, 20 साल के लिए बेचेंगे नहीं अब, तो वो इन्वेस्टर हैं। जो लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे अब रेखा झुनझुनवाला कहें, इज इन्वेस्टर। और इधर जो इंट्राडे खेल रहे हैं और डेरिवेटिव्स में खेल रहे हैं, अब आप इनको क्या कहोगे, ट्रेडर कहो, जुआरी कहो, सटोरिया कहो, जो भी कहने कहो। सो जो इधर खेल रहे हैं, दिस इज, मैं तो सीधा सीधा बोलूंगा, सट्टा खेल रहे हैं, जुआरी हैं, सटोरिये हैं। लीगल है, लीगल जुआ है यार, दिस इज लीगल। सो वेल आई से, अब आप जो कहना चाहो वो कह सकते हैं इनको। ट्रेडर भी टू द सर्टेन एक्सटेंट सट्टा खेल रहा है, बट नॉट रियली, मतलब इन दैट सेंस एक्चुअल डिलीवरी ले रहे हैं ना। आज मैंने एक आइटम खरीद के अपने पास स्टॉक में रख ली, जब शेयर का प्राइस बढ़ेगा तब बेचेंगे। रिस्क फैक्टर है, रिस्क फैक्टर कहाँ नहीं है। बैंक में अगर पैसा रखो तो क्या वहां पर भी रिस्क फैक्टर है? क्या बैंक इंसॉल्वेंट हो सकता है? आपने 75 लाख रुपए, 80 लाख रुपए एक बैंक में डिपॉजिट कर दिए और वो बैंक इंसॉल्वेंट हो गया, हो सकता है नहीं हो सकता है? येस और नो, येस और नो, जवाब दो मेरे को, मैं आपके आंसर की वेट कर रहा हूँ। तो आंसर आने शुरू हो गए, नो यस मिक्स होकर आ रहे हैं यार आंसर। तो भाई बैंक भी इंसॉल्वेंट हो सकता है, सुन लो मेरी बात अभी। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक बिकेम इंसॉल्वेंट, बाद में वो अशनीर ग्रोवर ने टेक ओवर किया, दैट इज देयर। अशनीर ग्रोवर, और यू कैन से उनकी जो भारत पे ऐप थी, उन्होंने टेक ओवर किया पंजाब पीएमसी बैंक को बचाने के लिए। ऐसे ही माधवपुरा कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक बिकेम इंसॉल्वेंट। तो गूगल सर्च कर लेना, बैंक इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। और सर फिर उसमें हमारे जो पैसे रखे हैं, फिक्स डिपॉजिट रखा है 70 लाख रुपए, 80 लाख रुपए, क्या होगा? भारत सरकार कहती है कि एक फिक्स अमाउंट कुछ भारत सरकार पे कर देगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या आरबीआई पे करेगा कुछ एक अमाउंट, फिक्स अमाउंट। पहले शायद 1 लाख रुपीज था, अभी शायद 5 लाख रुपए पर हेड है। तो 80 लाख रुपीज का आपका डिपॉजिट था, या अकाउंट में 80 लाख रुपए पड़े थे, 80 लाख रुपए भूल जाओ, 5 लाख रुपए आपको बैंक की तरफ से मिल जाएंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो गारंटी दे रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उनकी तरफ से मिल जाएंगे। बाकी पैसा आप भूल जाओ। रिस्क तो वहां पर भी है, और स्टॉक मार्केट तो है ही रिस्क, और रिस्क है तो इश्क है, इश्क। यहाँ तो इश्क ही रिस्क है और रिस्क ही इश्क है। तो यहाँ तो वही लोग आते हैं जिनको रिस्क से इश्क है, एंड हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड, जो सोचते हैं वही लोग आते हैं यहाँ पर। एक चीज़, चलो जहाँ इतनी कुछ बातें बता रहा हूँ, एक चीज़ और भी बता देता हूँ आपको। एक चीज़ और होती है शॉर्ट सेलिंग। सिर्फ बात करने के लिए बात कर रहा हूँ, सेकेंडरी मार्केट की बातें हो रही है, तो सेकेंडरी मार्केट में मुझे लगा चलो एक लेवल और आगे चले जाते हैं। शॉर्ट सेलिंग का मतलब, जो चीज़ मेरे पास है ही नहीं वो मैं बेचता हूँ, और बेचता भी हूँ, और सेम क्वांटिटी उस चीज़ की मैं खरीदता हूँ, परचेज करता हूँ ऑन द सेम डे। अब ये इस बात को समझना, मुझे लगता है सुबह सुबह की रिलायंस का शेयर का रेट ना आज नीचे गिरेगा, मुझे सुबह सुबह ऐसा, हनुमान जी मेरे सपने में आए थे रात को, उन्होंने बोला कि बेटा कल सुबह रिलायंस का शेयर नीचे धड़ाम 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 गिरने वाला है। तो मुझे लगा ये तो बहुत बढ़िया मौका है पैसा कमाने का, शॉर्ट सेलिंग करते हैं। अब कैसे करते हैं? सुबह सुबह रिलायंस का शेयर हाई प्राइस पे है, और अब मुझे पक्का मालूम है, मेरे दिमाग में है, मैं पिछले 20 साल 25 साल से स्टॉक मार्केट में खेल रहा हूँ, तो मेरे को पक्का कॉन्फिडेंस है कि रिलायंस का शेयर आज नीचे गिरने वाला है। तो मैं सुबह हाई प्राइस पे बेच देता हूँ, और शाम को रिलायंस का शेयर लो प्राइस पे खरीद लेता हूँ, मार्केट क्लोज होने से पहले सेम डे। तो मैंने रिलायंस के 100 शेयर सुबह हाई प्राइस पे बेचे, या 1000 शेयर सुबह हाई प्राइस पे बेचे, और 1000 शेयर शाम को लो प्राइस पे खरीदे सेम डे। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग, दिस इज कॉल्ड एज शॉर्ट सेलिंग। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल आंखों के सामने देख लेते हैं यहाँ पर। तो जो हम बात कर ही रहे थे रिलायंस की, यही वाला एग्जांपल। 23 जनवरी 2024 का एग्जाम्पल ले रहे हैं।
रिलायंस का शेयर सुबह मार्केट में कहाँ था, 2726, और शाम को क्लोज कहाँ जाकर हो रहा है, 2656। और मुझे तो रात को हनुमान जी एक दिन पहले ही बता कर गए थे कि कल सुबह रिलायंस का शेयर गिरना है। तो मैंने क्या किया, दीपक गजरानी ने सुबह मॉर्निंग में 9:15, सुबह मार्केट खुलते ही 9:15 AM मैंने क्या किया, सेल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1000 शेयर्स एट द रेट 2726 बेचा। और शाम को मार्केट क्लोज होने से पहले दीपक गजरानी ने क्या किया, बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1000 शेयर्स एट द रेट 2656। मैं आपको सारी चीज़ें अभी परफेक्शन के साथ नहीं बता रहा, लेकिन आइडिया ज़रूर लग जाएगा आपको। तो सुबह जब मैंने बेचा तब मेरे पास रिलायंस का शेयर था नहीं। दीपक गुजरानी प्रेजेंट होल्डिंग इन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 0। मेरी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में कोई प्रेजेंट होल्डिंग है ही नहीं, और मुझे चाहिए भी नहीं होल्डिंग। तो सुबह मेरे पास जबकि शेयर्स, जो चीज़ मेरे पास है नहीं, मैंने वो सुबह बेच दी। और सेबी कहता है अलाउड है, सेबी कहता है अलाउड है, आप ये काम कर सकते हो। इंटरेस्टिंग। तो सुबह मैंने 1000 शेयर्स बेचे एट द रेट 2726, और शाम को मैंने 1000 शेयर्स मार्केट क्लोज होने से पहले सेम डे खरीदना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, खरीदे एट द रेट 2656। अब डिफरेंस लगा लो कितना है, 2726, कैलकुलेटर उठा लो और माइनस करके देख लो, 2656। 70 रुपीज पर शेयर का डिफरेंस आ गया। हाँ, ₹70 पर शेयर का डिफरेंस आ रहा है, ₹60, ₹70 वटेवर। तो अगर ये 70 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, मैंने सुबह हाई प्राइस पे बेचकर शाम को लो प्राइस पे खरीदा, 60 रुपये 70 रुपये मैंने दिन का बना लिया वटेवर। और अगर मैंने ऐसा कर लिया, ये मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं है मेरे सामने, जो भी है वो मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है। नाउ द पॉइंट इज, और ये ग्राफ तो मार्केट से लिया है मैंने ऑब्वियसली। नाउ द पॉइंट इज कि मैंने तो प्रॉफिट कमा लिया 70 रुपये पर शेयर या 60 रुपये पर शेयर, और 1000 शेयर्स तो मतलब 60,000 70,000 का प्रॉफिट कमा लिया शॉर्ट सेलिंग में। ये क्या है, जुआ। अगर सही पड़ गया, जो मैंने सोचा था वही हो गया कि गिरेगा, तो और वही हो गया जो मैं चाहता था, तो मैं शाम को लो प्राइस पे खरीदूंगा और प्रॉफिट कमा लूंगा। लेकिन अगर उल्टा पड़ गया, जो मैंने सोचा था कि नीचे गिरेगा, एक्चुअली ऊपर चला गया, ऊपर चढ़ गया, तो मुझे सेम डे खरीदना पड़ेगा हाई प्राइस पे, और फिर जो डिफरेंस आ रहा है वो मेरा लॉस है, जो मुझे पे करना पड़ेगा टू द ब्रोकर फ्रॉम माई बैंक अकाउंट। तो वो कंपलसरी है फिर इन दैट केस। तो प्योरली जुआ खेला जा रहा है। तो अब दो बातें हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि रिलायंस का शेयर सुबह कम है, शाम तक बढ़ेगा, तो आप सुबह लो प्राइस पे खरीद के शाम को हाई प्राइस पे बेचकर बीच में से प्रॉफिट कमा लो। नो डिलीवरी, ना डिलीवरी ऑफ शेयर्स लेनी है, ना डिलीवरी ऑफ शेयर्स देनी है, सिर्फ प्रॉफिट। और सेम अगर आपको उल्टा लग रहा है कि शेयर शाम तक नीचे गिरेगा, शाम तक नीचे गिरेगा, अगर आपको ये लग रहा है, तो फिर इस केस में सुबह हाई प्राइस पे बेच दो, इवन इफ यू डोंट हैव इट। शॉर्ट सेलिंग करो और शाम को लो प्राइस पे खरीद लो। और मज़ेदार बात यह है कि रिलायंस का शेयर नीचे गिरे या ऊपर जाए, मेरी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। मैंने तो दोनों केस में प्रॉफिट प्रॉफिट कमाया। अगर मुझे ये मालूम है ऊपर जा रहा है तो लो प्राइस पे खरीद के हाई प्राइस पे बेच देंगे, इंट्राडे प्रॉफिट कमा लेंगे। अगर मालूम है नीचे गिर रहा है तो हाई प्राइस पे बेच के लो प्राइस पे खरीद लेंगे, इंट्राडे, सेम डे, शॉर्ट सेलिंग, दोनों तरफ प्रॉफिट कमाना है। सर फिर तो सारे लोग ही प्रॉफिट कमाते होंगे। ऐसा थोड़ा ना है कि अगर यार अगर कोई मिस्टर ए प्रॉफिट कमा रहा है तो उसका अपोजिट जिसने ऑर्डर प्लेस किया है वो लॉस में भी तो जा रहा है। किसी की तो एक्सपेक्टेशन का उल्टा हो रहा है। सब लोग अपने आप को स्टॉक मार्केट में फन्ने खां समझते हैं, ऑलराउंडर समझते हैं, धुरंधर समझते हैं, लेकिन फिर भी आधे लोग प्रॉफिट में हैं, आधे लोग लॉस में हैं। और इसी में वो कहते हैं ज़िंदगी का एडवेंचर है। यही तो ज़िंदगी का मज़ा है, यही तो एडवेंचर है। ये आईपीएल मैच में थोड़ा ना उतना मज़ा है जितना मज़ा इसमें है। 60,000 कमाए आज, बड़ा मज़ा आया। 70,000 गवाए आज, बड़ा मज़ा आया। आज 1 लाख रुपए कमाया, बड़ा मज़ा आया। आज 2 लाख रुपए गवाया, बड़ा मज़ा आया। गवाने में भी लोगों को मज़े आते हैं, एडवेंचर ले रहे हैं लोग। राकेश झुनझुनवाला, रेखा झुनझुनवाला, वो लोग ये काम नहीं करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। उनकी लाइफ बोरिंग है, बोरिंग। डिविडेंड इनकम आ रही है हर साल, 5,000 करोड़ की डिविडेंड इनकम आ रही है। लाइफ में ना एडवेंचर नहीं है। ये जो डे टू डे बेसिस का एडवेंचर है, ये तो इसी में है।
अब आप मुझे सोच के बताओ ज़रा, आप क्या बनना चाहते हो, ट्रेडर, जुआरी, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर? आप क्या बनना चाहते हो, या थोड़ा थोड़ा दोनों? मतलब आप क्या करना चाहोगे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, या जुआरी बन के इंट्राडे खेलेंगे, शॉर्ट सेलिंग खेलेंगे, क्या करेंगे, और डेली ऑफिस में जाकर पंगे लेंगे? तो यहाँ तो कमेंट आ रहा है बीच में, सर जिंदगी में ना हर चीज़ का टेस्ट ज़रूर लेना चाहिए। अच्छा, टेस्ट लेना चाहिए, सारे एडवेंचर करने चाहिए, तो कर लो भाई, तुम सारे एडवेंचर कर लो, तुम ट्रेडर भी बन जाओ, तुम कुछ शेयर्स परचेज करके डिलीवरी रख लो, 3-4 साल या 3 महीने 4 महीने बाद शेयर का रेट बढ़ जाएगा, बेच देना। कुछ शेयर्स लंबे समय के लिए खरीद के रख लो, छोड़ दो, बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। कोई पैनी स्टॉक खरीदो जो 5 रुपए पर शेयर हो, या तो मैं तो कह रहा हूँ टीसीएस भी खरीद लो, रिलायंस खरीद लो, 20 साल की होल्डिंग रख लो, कुछ लॉन्ग टर्म रख लो, और जिस पे आपको भरोसा है कि ये कंपनी तो वाइंडिंग अप में नहीं जाएगी, जहां पर आपको रिस्क फैक्टर बहुत कम लग रहा है। जीरो रिस्क फैक्टर तो नहीं बोलूंगा, रिलायंस भी वाइंडिंग में जा सकती है, टीसीएस भी वाइंडिंग में जा सकती है, जीरो रिस्क फैक्टर तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अगर बैंक्स वाइंडिंग अप में जा सकते हैं तो फिर कंपनीज भी जा सकती हैं। और अगर आप बाकी इंट्राडे और शॉर्ट सेलिंग भी करना चाहते हो, थोड़ा थोड़ा ये भी कर लो, मज़े ले लो, और क्या है। मैं नहीं करता, मैं अगर अपनी बात बताऊं, मैं नहीं करता। मैंने सीखा सब कुछ है, लेकिन मैं करता नहीं हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं ये डिलीवरी ट्रांजेक्शन ही करता हूँ। आई एम अ ट्रेडर, आई एम इन्वेस्टर, आई एम हैविंग माई PMS अकाउंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अकाउंट विद मोतीलाल ओसवाल। मेरे तो बस यही है यार, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता। इन ये जो मज़े हैं ना, ये मैंने लिए थे शुरू शुरू में, जब CS नया नया क्वालिफाई हुआ था बहुत साल पहले। फिर इसमें ना मुझे तगड़े वाले लॉसेस भी हो गए, फिर समझ में आ गया नहीं यार, इन चक्करों में नहीं जाना। कई बार दिल में लालच आता है कि दोबारा शुरू करूं, लेकिन अभी तक तो नहीं किया मैंने, आई हैव नॉट स्टार्टेड विद दिस। और यहाँ सेफ्टी फैक्टर थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, इफ़ यू आर अ ट्रेडर और इफ़ यू आर इन्वेस्टर ओवर हेयर एंड यू आर इनटू द डिलीवरी ट्रांजेक्शन्स, तो सेफ्टी फैक्टर कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा है। और यहाँ तो सिर्फ मैं कहूँगा जुआ खेल रहे हैं जो लोग अपने आप को बोलते हैं हमें टेक्निकल नॉलेज है, हमने टेक्निकल कोर्स बहुत बढ़िया बढ़िया कर रखे हैं। वो लोग भी ऐसा नहीं कि सारे प्रॉफिट ही कमा रहे हैं। और एक चीज़ मैं बोलूँ, स्टॉक मार्केट के लिए याद रखना, पापा से पैसे उधार लेकर आपने इधर लगा दिए ना, पापा बहुत मारेंगे, बहुत मारेंगे। और दो तरीके के लोग आए हैं स्टॉक मार्केट में। नंबर वन, जो स्टॉक मार्केट में ना सब कुछ सीखने के लिए आते हैं, और पहले सीखते हैं, हर चीज़ को सीखते हैं, बाद में जो सीखा है उससे पैसा कमाते हैं, और पूरे दिल से दिन रात मेहनत कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के में पैसा कमाने के लिए। वो लोग हैं, पहले सीखते हैं फिर पैसा कमाते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो कहते हैं हमें सीखना वीखना कुछ नहीं है, ये पड़ा पैसा ये लगा दो और इसको, इस पैसे को मल्टीप्लाई कर दो। बहुत गड़बड़ चल रही है भाई साहब, बहुत गड़बड़ चल रही है। ब्रोकर्स गलत एडवाइस देते हैं, कई ब्रोकर्स गलत एडवाइस भी देते हैं, क्लाइंट फंस जाता है, मर जाता है, और फिर पता नहीं कहाँ से कहाँ कहानियाँ चली जाती हैं। कई ब्रोकर्स के लाइसेंस कैंसिल हुए हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स के लाइसेंस भी कैंसिल हुए हैं। तो अगर आपको ये वाली साइड जाना है, जुआरी वाली साइड, एट योर ओन रिस्क, एट योर ओन रिस्क। और कई बार तो, अभी मैं और आगे नहीं जाऊंगा, ब्रोकर खुद लोन देता है, 5 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का लोन देता है और कहता है इससे खेलो, और फिर वो पैसा उड़ गया तो गन लेकर आपके घर आकर बैठ जाएगा कि मेरा लोन वापस निकालो। गन नहीं मतलब बाउंसर लेकर आ जाएगा, लोन निकालो, विद इंटरेस्ट निकालो। तो साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ब्रोकर से लोन लेकर इन्वेस्ट मत करना, ये भी एक एडवाइस है, या किसी से लोन लेकर इन्वेस्ट मत करना। अपना खुद का लगाया खुद का गवाया चलेगा। चलो, अब ये बातें हो रही है सेकेंडरी मार्केट की, तो हम एक बार वापस आ जाते हैं। तो इंडिया में टोटल स्टॉक एक्सचेंज आज की तारीख में कितने बचे हैं, मैंने लास्ट क्लास में दिखा दिया था आपको। टोटल 6 स्टॉक एक्सचेंज हैं, माइनस कर देते हैं कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, कलकत्ता वाले को हटाकर 6 हैं एक्सचेंज। 6 एक्सचेंज हैं जिसमें से 3 स्टॉक एक्सचेंज हैं और 3 कॉमोडिटी एक्सचेंज हैं, तो टोटल 6 एक्सचेंज हैं। मैं कलकत्ता वाले को काउंट नहीं कर रहा क्योंकि 12 साल हो गए, ट्रेडिंग कोई हुई नहीं वहाँ पर, और सेबी कंट्रोल करता है इन 6 के 6 एक्सचेंजेस को। इसमें से 3 स्टॉक एक्सचेंज हैं, STX लिख देता हूँ, और 3 कॉमोडिटी एक्सचेंज हैं, वो हमने लास्ट क्लास में देखा था कौन से वाले हैं। और यहाँ 10 साल नहीं 12 साल हो गए, स्टॉक कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज तो कोमा में पड़ा है, कोई ट्रेडिंग भी नहीं हो रही है वहाँ पर, इसलिए उसको काउंटिंग में काउंट नहीं कर रहे। और NSE पे डेली ट्रेड का 98% है, BSE पे 2% है। मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज वेरी लो, हाँ वेरी लो ट्रेडिंग हैपनिंग, परसेंटेज में हम काउंट भी नहीं करते हैं। तो दिस इज द पिक्चर। इंडिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज आपको मालूम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था, लेकिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ओरिजिनल नाम था नेटिव शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन।
और दैट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ बीएससी, और शुरू में ये एओपी था, एसोसिएशन ऑफ पर्सन था। एंड 1875 में पैदा हुआ, और 1993 में जब दाऊद इब्राहिम ने सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट किया था 13 बॉम्ब्स इन मुंबई, तो उसमें से एक बॉम्ब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में भी था। अब उसमें नहीं जा रहा मैं ज़्यादा डिटेल में, बस वैसे बताने के लिए बता रहा हूँ, नॉट फॉर एग्जाम, सीरियसली मत लेना, एग्जाम के लिए नहीं बता रहा, वैसे ही बता रहा हूँ। ये 1993 में एक बॉम्ब फटा था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के अंदर, और वो दाऊद इब्राहिम का किया जा रहा था। बैनियान ट्री मैंने आपको बताया ही था, दैट वाज देयर। और पहले एओपी था और बाद में कन्वर्ट हो गया कंपनी फॉर्म में, वो आपको दिखाता हूँ अभी। दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज कब पैदा हुआ? 1947 में एज कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब तो मर गया, नॉट फॉर एग्जाम, डेथ हो गई है, और अब तो डेथ हो चुकी है, नॉट फॉर एग्जाम। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कब पैदा हुआ? 1992, ये तो पता होना ही चाहिए, और अभी भी इंडिया का नंबर 1 बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, और पूरा नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, या NSEIL, दैट इज अ फुल नेम। और 1992 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इनिशिएटिव लिया था इसको बनाने के लिए। तो अगर मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्म में जा रहा हूँ, टोटल हाउ मेनी एक्सचेंजेस एग्जिस्ट इन इंडिया इन विच शेयर्स और कमोडिटीज आर ट्रेडेड और वर ट्रेडेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर मैं कहूँ अगर कलकत्ता को हटा दें तो 6 बचते हैं, 6 एक्सेप्ट और एक्सक्लूडिंग कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज। तो आज की तारीख में कितने स्टॉक एक्सचेंज एग्जिस्ट कर रहे हैं? कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज भी एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन, और यहाँ लिखा है आर और वर ट्रेडेड, कभी तो ट्रेड होता था, लेकिन अगर हटा दें तो एक्सक्लूडिंग कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज तो इट इज़ 6, इंक्लूडिंग कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज कर ले तो 7। और एक ऐसा स्टॉक एक्सचेंज है जो मैंने अभी तक बताया नहीं है, बताऊंगा, इंक्लूडिंग कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, तो 7 हो जाते हैं। गेटिंग दिस? एग्जिस्टेंस में तो अभी भी है बेचारा, कोमा में ही सही, डेथ तो नहीं कहेंगे, डेथ हो गई ऐसा तो नहीं कहेंगे। देन रीजनल स्टॉक एक्सचेंज, जो अपने रीजन में सिर्फ काम करते हैं, हाउ मेनी रीजनल एक्सचेंजेस एग्जिस्ट इन इंडिया इन विच शेयर्स एटसेट्रा वर ट्रेडेड। तो अगर हम कहीं आज भी जिंदा है, कोमा में है, डेथ नहीं हुई है, तो कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज इज रीजनल स्टॉक एक्सचेंज, जो अपने कोलकाता रीजन में ही है, पूरे इंडिया, पैन इंडिया में उनका ऑनलाइन सिस्टम फैला हुआ नहीं है। और फिर से बोलूँगा, कोमा में है, डेथ नहीं हुई है, तो कहने के लिए बोल सकते हो आप रीजनल स्टॉक एक्सचेंज। क्यों बता रहा हूँ? कारण, उसका रीजन है, आगे चैप्टर आएगा डी लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स, और उस चैप्टर में रीजनल स्टॉक एक्सचेंज वर्ड भी आएगा बीच में। तो आपको पता होना चाहिए रीजनल स्टॉक एक्सचेंज, आज की तारीख में भी सेबी अपनी रेगुलेशंस में बीच बीच में कभी कभी रीजनल स्टॉक एक्सचेंज का जिक्र करता है, बीच में मेंशन करता है रीजनल स्टॉक एक्सचेंज। तो NSE BSE तो नहीं है, मेट्रोपॉलिटन एक्सचेंज तो नहीं है, उनका तो ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, तो एक रीजन के लिए नहीं है, वो तो पैन इंडिया के लिए है। तो फिर रीजन के लिए कौन सा था? कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज। और बाकी सारे बहुत सारे पुराने जिनकी डेथ हो गई, जो मैंने आपको 20 स्टॉक एक्सचेंज दिखाए थे जिनकी डेथ हो गई, वो तो कहानी खत्म हो चुकी। पूना स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, सबकी डेथ हो गई, तो कोमा में है। देन टोटल हाउ मेनी स्टॉक एक्सचेंजेस इन मुंबई, मुंबई में कितने हैं जिनके नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स हैं? ये सारी बातें काम आएंगी आगे चैप्टर्स में, डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स वगैरह में। जिनके नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स हैं, फैसिलिटी है जिसमें इक्विटी शेयर का ट्रेड होता है, इक्विटी शेयर का ट्रेड होता है, तो हम कहते हैं इंडिया में 3 है, 2 नहीं 3 है, NSE निफ्टी, BSE सेंसेक्स, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो उनका इंडेक्स है, वो इंडेक्स एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज तो 3 है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। बाकी उन्होंने अपना इंडेक्स जो बना रखा है वो तो एक अलग बात हो गई। बट टोटल मुंबई में आज भी ऑन रिकॉर्ड देर आर 3 स्टॉक एक्सचेंजेस विच आर हैविंग द नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स। चाहे हम कह रहे हैं ट्रेडिंग 2 में ही हो रही है, और तीसरा तो अभी मतलब चल रहा है बस, वेल कुछ टाइम के लिए, और हो सकता है आने वाले टाइम में परमानेंट रिकॉग्निशन मिल भी जाए और फिर से आगे बढ़ भी जाए। देन वेदर ऑल अबव एक्सचेंजेस, स्टॉक एक्सचेंजेस आर रिकॉग्नाइज्ड, क्या ये सारे रिकॉग्नाइज्ड हैं इंक्लूडिंग कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज? आंसर इज यस, रिकॉग्नाइज्ड तो सारे हैं। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज को भी सेबी से रिकॉग्निशन तो मिला है, ट्रेडिंग नहीं हो रही है आजकल, वो एक अलग बात है। तो कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, नहीं तो डेथ हो गई होती। अच्छा, किसने रिकॉग्नाइज किया इन सारे स्टॉक एक्सचेंजेस को?
सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सैबी ने, किसने रिकॉग्नाइज किया? जब सैबी नहीं था तो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती थी रिकॉग्नाइज 1992 से पहले, और सैबी है तो फिर सैबी ने रिकॉग्नाइज किया है 1992 ऑनवर्ड्स, तो सैबी ने रिकॉग्निशन दिया हुआ है सबको। अब एक चीज़ और, व्हाट इज़ द करंट स्टेटस ऑफ कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज? क्या ये डी रिकॉग्नाइज हो चुका है? क्या ये अभी भी रीजनल स्टॉक एक्सचेंज है रिकॉग्नाइज्ड बाय सेबी? क्या ये रीजनल स्टॉक एक्सचेंज है विच इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय सेबी, जिसको सेबी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है? हाँ जी, एक है कि रिकॉग्नाइज किया था फिर रिकॉग्निशन कैंसिल कर दिया है, डी रिकॉग्नाइज कर दिया है। एक है कि अभी भी रिकॉग्नाइज्ड है, एक है कि रिकॉग्नाइज्ड है ही नहीं, सेबी ने कभी रिकॉग्नाइज किया ही नहीं। एक है कि रिकॉग्नाइज कभी किया ही नहीं, एक है कि रिकॉग्नाइज किया है, एक है कि रिकॉग्नाइज करने के बाद रिकॉग्निशन कैंसिल कर दिया है, डी रिकॉग्नाइज कर दिया है। तो तीनों अलग अलग है या नन ऑफ द अबव? हाँ जी, आंसर दो ए बी सी डी, फटाफट आंसर दो ए बी सी डी, क्या है? चलिए, कोई कह रहा है सर रिकॉग्नाइज्ड है, आंसर इज बी। कोई कह रहा है कि सभी ने डी रिकॉग्नाइज कर दिया, अरे नहीं किया यार, डी रिकॉग्नाइज नहीं किया, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? तो द फाइनल आंसर इज कि अभी भी रिकॉग्नाइज्ड है। ट्रेडिंग सस्पेंड हुई हुई है, ट्रेडिंग सस्पेंड हुई हुई है फॉर मैनी इयर्स, 12 इयर्स नाउ, लेकिन रिकॉग्नाइज्ड अभी भी है, सेबी की वेबसाइट पे अभी भी दिखता है। तो वो मतलब दिख रहा है तो है ना, फिर वहाँ पर बाकी सारे हट गए जिनको डी रिकॉग्नाइज किया सेबी ने। दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज डी रिकॉग्नाइज्ड, पूना स्टॉक एक्सचेंज डी रिकॉग्नाइज्ड, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज अभी भी रिकॉग्नाइज्ड है, कोमा में है, और ट्रेडिंग सस्पेंड हुई हुई है, बस इतना ही है बस। तो आंसर इज बी। और ये 2019 में मैंने ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस की वेबसाइट पे जाकर वहाँ से कुछ निकाला था। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की वेबसाइट 2019 की न्यूज़ है, 26 अक्टूबर, और जिसमें वो बोल रहे हैं कि कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज का फ्यूचर अनसर्टेन है। और 2019 में बोल रहे हैं कि कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में पिछले कितने साल, 7 साल से ट्रेडिंग नहीं हुई। तो 2012 से लेकर 2019 की बात हो रही है यहाँ पर, कि 2012 से लेकर 2019 7 साल कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग नहीं हुई। अब आप इसमें 5 साल और ऐड कर लो, तो 7+5, अगर मैं 2024 बोल रहा हूँ, और आने वाले टाइम में पता नहीं कब तक ये रहेगा, डी रिकॉग्नाइज हो जाएगा या वापस परमिशन मिलेगी, पता नहीं क्या होगा। तो 7+5 एंड दैट इज 12 ईयर्स, 2024 आते आते बोलेंगे 12 साल हो गए। रिकॉग्नाइज्ड है, रीजनल स्टॉक एक्सचेंज है, ट्रेडिंग सस्पेंडेड है। दिस इज द फाइनल पिक्चर ऑफ कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज। देन हर्षद मेहता स्कैम हम बात करेंगे आने वाली क्लासेस में डिटेल में, और केतन पारिक स्कैम भी बात करेंगे, सर्कुलर ट्रेडिंग, बहुत ही खूबसूरत स्कैम, स्कैम खूबसूरत भी हो सकते हैं, दिमाग वाला। देन सर्कुलर ट्रेडिंग बाय केतन पारिक, एंड ही वाज आल्सो फॉर्मल स्टॉक ब्रोकर इन मुंबई, और जो स्कैम किया 1998 से लेकर 2001 के बीच में किया। हर्षद मेहता ने स्कैम किया 1992, हर्षद शांतिलाल मेहता, सो फेमस स्कैम ओवर देयर। और केतन पारिक ने स्कैम किया 1998 टू 2001। और मज़ेदार बात यह है कि केतन पारिक हर्षद मेहता की कंपनी में जॉब भी करता था पहले, मतलब हर्षद मेहता जब स्कैम कर रहा था तो केतन पारिक उस वक्त हर्षद मेहता की कंपनी में जॉब कर रहा था, शायद तभी बहुत कुछ सीख लिया होगा, कीड़ा घुस गया होगा अंदर कि मुझे भी करना है एक टाइम में बड़ा सा स्कैम, कुछ मोटा पैसा कमाना है। तो किया इन्होंने भी, और इन्होंने भी एक कंपनी बनाई, ग्रो मोर इन्वेस्टमेंट। एंड केतन पारिक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी था भाई, ही वॉज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। ए भगवान, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हुए भी स्कैम कर दिया, बड़ी हैरानी की बात है। क्वालिफाइड सीए, और कंपनी बनाई, अच्छा हर्षद मेहता की कंपनी थी, हर्षद मेहता की कंपनी का नाम था ग्रो मोर इन्वेस्टमेंट्स। तो वहाँ पर जॉब ज्वाइन की, अभी डिटेल में आज नहीं जाएंगे, फिर किसी दिन बातें करेंगे स्टॉक मार्केट की इंटरेस्टिंग बातें। और जिग्नेश शाह ने एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज में 4,000 करोड़ का स्कैम किया। तो स्कैम तो हर जगह ही हो रहे हैं। तो मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज जो हम बात कर रहे हैं, आजकल ट्रेडिंग कम है या जो भी है नेग्लिजिबल है, वहाँ जिग्नेश शाह ने 4,000 करोड़ कुछ बोरो किया था और स्कैम किया था बड़ा सा, वो भी। सो वो एक अलग कहानी थी। सो स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में काफ़ी अपडेट हो गया। अब एक अपडेट यहाँ पर आपको और बड़ा इंपॉर्टेंट दे दूँ,
1 मार्च 2020 वेल 2001 और यूनियन गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेटाइजेशन किया पुराने सारे स्टॉक एक्सचेंजेस का। 2001 से कहानी शुरू हुई कि पुराने स्टॉक एक्सचेंज जो हिंदुस्तान में चले आ रहे हैं, जो कंपनी नहीं है, उन सबको कंपनी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। और जब ये बातें चल रही थी तो फाइनली 2005 में जाकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कंपनी फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। 2005 में 19 अगस्त 2005 बीएससी बिकम्स कॉर्पोरेट एंटिटी। और 8 अगस्त 2005 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इनकॉर्पोरेट हुआ। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है? 8 अगस्त 2005। सर 1875 बोल रहे थे आप तो? हाँ जी, 1875 से लेकर 2005 130 ईयर्स, 130 साल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन ऑफ पर्सन था। 2005 में 8 अगस्त 2005 को इट गॉट कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी। तो एओपी से कंपनी में कन्वर्ट हुआ और एक न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, बीएससी लिमिटेड या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, और एओपी ने अपना सारा बिजनेस बीएससी लिमिटेड को ट्रांसफर किया। तो 2005 में ये इनकॉर्पोरेशन हुआ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। और फिर 12 अगस्त 2005 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को 12 अगस्त 2005 सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिला और इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। एंड फाइनली 19 अगस्त को हम कह रहे हैं कॉर्पोरेट एंटिटी का एक फुल फ्लेजेड स्टेटस मिल गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को 2005 में। और अब उसके बाद से ये फिर कंपनी फॉर्म में चली आ रही है। आज की तारीख में अब कंपनी है, नाउ इट इज़ अ कंपनी। अर्लियर डेज इट वाज एओपी। तो 130 ईयर्स तक इट वाज एओपी एंड नाउ फाइनली इट हैज़ बिकम कंपनी। और 16 मई 2007 एक डेट फिक्स की गई जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बोला गया कि आपका डीम्यूचुअलाइजेशन भी आपका यहाँ तक कंप्लीट करना है। ये मैं आगे बताऊंगा आपको। डीम्यूचुअलाइजेशन एससीआरए का चैप्टर करेंगे ना, उसमें आएगा। एससीआरए 1956 के चैप्टर में आएंगी ये सारी बातें। कॉर्पोरेटाइजेशन, डीम्यूचुअलाइजेशन, विल बी टॉकिंग अबाउट दिस। तब मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊंगा। तो बीएससी की बात कर रहे हैं तो बर्थ कब हुआ? 1875। हर्षद मेहता ने स्कैम कब किया? 1992 में। केतन पारेख ने स्कैम कब किया? 1997, 1998 एंड सो ऑन एंड अप टू 2001। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया कि बीएससी को कन्वर्ट कर दिया जाए फ्रॉम एओपी टू कंपनी। कब? इन सब स्कैम्स से परेशान होकर यही था कि कंपनी में कन्वर्ट कर दिया जाए। 2001 में प्रपोजल आया और फाइनली कंपनी में कन्वर्ट किया कब? 2005। 4 साल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नहीं चाहता था कि हमें कंपनी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने बहुत लड़ाई लड़ी बॉम्बे हाई कोर्ट में जाकर कि हमें कंपनी फॉर्म में कन्वर्ट मत करो, हम जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं, एओपी बने रहना चाहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेबी को जिद थी कि नहीं, अब तो कंपनी में कन्वर्ट होना पड़ेगा। और कॉर्पोरेटाइजेशन भी हुआ और डीम्यूचुअलाइजेशन भी हुआ। डीम्यूचुअलाइजेशन का मतलब 2 लाइनों में समझ ही लेते हैं कि मोर देन 50% ओनरशिप, 51% ओनरशिप जो ब्रोकर्स के पास है। ब्रोकर्स के पास पहले कहना चाहिए 2005 से पहले 100% ब्रोकरशिप थी, 100% ओनरशिप थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। तो ब्रोकर्स को बोला गया कि ये जो आपके पास 100% ओनरशिप है ना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, इसको छोड़ना पड़ेगा और इसमें से 51% आपको सेल ऑफ करनी पड़ेगी ओनरशिप टू लेट अस से बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनको सेल करनी पड़ेगी। ब्रोकर्स कैन रिटेन मैक्सिमम 49% ओनरशिप, अदर्स शेल होल्ड, non-brokers shall hold minimum 51% ओनरशिप ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो मजबूरी में देना पड़ा, नहीं तो सेबी ने बोला था कि अगर आप नहीं मानोगे और डीम्यूचुअलाइजेशन का प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे, डीम्यूचुअलाइजेशन का मतलब ही डिसओन 51% ओनरशिप, अपनी 51% ओनरशिप किसी और को दे दो। तो सिचुएशन क्या थी? 2007 से पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 100% ओनरशिप वाज इन द हैंड्स ऑफ ब्रोकर्स। और 2007 16 मई 2007 को वो कट ऑफ डेट आई जब कहा कि अब इसमें से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो शेयर होल्डिंग है, ब्रोकर्स आर होल्डिंग 100%, उसमें से 51% शेयर होल्डिंग दे विल सेल टू बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एंड द बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विल बिकम ओनर ऑफ 51% इक्विटी शेयर्स ऑफ Bombay Stock Exchange because it is also a company, and brokers will be the owners of 49% equity shares of Bombay Stock Exchange. तो majority ownership banks और वेल पीएफआईज के पास चली जाएगी। ये ऊपर से ऑर्डर था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, सेबी का, नहीं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बोल दिया था आपका ताला बंद, आपका शटर डाउन, कन्वर्ट नहीं होगे अगर नहीं मानोगे डीम्यूचुअलाइजेशन के लिए, कॉर्पोरेटाइजेशन डीम्यूचुअलाइजेशन के लिए नहीं मानोगे तो सदा सदा के लिए खत्म, डेथ ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ऊपर से सर के ऊपर डंडा मारा गया तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को मानना पड़ा। दैट इज व्हाट हैपेंड। आई होप गॉट द स्टोरी सो फार।
समझ में आ रही है बात? गंदे गंदे स्माइली क्यों बना रहे हो? सैड स्माइली तुम क्यों बना रहे हो? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सैड है? तुम्हें ब्रोकर बनना था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का? हाँ, तुम्हें भी हर्षद मेहता टाइप स्कैम करना था? अच्छा, केतन पारेख टाइप स्कैम करना था? ओहो, मौका निकल गया हाथ से, मेजॉरिटी ओनरशिप कहीं और चली गई। अब क्या करोगे? चलो छोड़ो, अब इधर आ जाओ। अब एक नई चीज बता रहा हूँ जो डिटेल में पहले नहीं बताई। गिफ्ट सिटी गुजरात, गिफ्ट सिटी गुजरात। तो गुजरात में गिफ्ट सिटी नाम रखा गया और वहां पर बनाया गया इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। अब वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो बनाया गया वो एक प्रकार का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इज अ काइंड ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नाम सुना हुआ है पहले कभी? स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब इंडिया, हिंदुस्तान का वो हिस्सा, वो एरिया जिसको इंडियन टेरिटरी नहीं मानते, जिसको फॉरेन टेरिटरी मानते हैं। होने के लिए वो इंडिया में है, गुजरात में है, और ऐसे ही नोएडा में है, नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। मुंबई में है सीप्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो कहने के लिए वो मुंबई की ज़मीन पे है, या नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है तो नोएडा की ज़मीन पे है, गुड़गांव में भी है तो वो हिंदुस्तान की ज़मीन पे, लेकिन माना जाता है कि वो फॉरेन टेरिटरी है। और वहाँ पर सारे इंडियन लॉज ज़बरदस्ती नहीं लगाए जा रहे हैं, बहुत रिलैक्सेशंस दे दी जाती हैं। ये थोड़ा सा बेस है आपके लिए। और यहाँ तक कि अगर बाहर से, अमेरिका से या कहीं से भी कुछ गुड्स इंपोर्ट होकर वहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आती हैं, गुड्स या कुछ भी, मतलब मेनली हम गुड्स ही बोलते हैं, गुड्स इंपोर्ट होकर अमेरिका से आती हैं, फॉरेन कंट्री से आती हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आती हैं इंडिया में, तो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगती, क्योंकि ये माना जाता है कि वो गुड्स इंडिया में कभी आई नहीं। और जब अमेरिका में थी तब भी इंडिया के बाहर थी, और अगर नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, या फिर अगर सीप्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन में गुड्स आई हैं, तो वो इंडिया में आई नहीं, वो तो फॉरेन टेरिटरी में ही है। इंपोर्ट ड्यूटी तो तब लगती अगर गुड्स इंडिया के बाहर से इंडियन टेरिटरी में आती तो इंपोर्ट ड्यूटी, और इंडियन टेरिटरी से इंडिया के बाहर जाती तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, कस्टम ड्यूटी लगती है। और अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में गुड्स मैन्युफैक्चर होती हैं और वो इंडिया के बाहर जाती हैं तो एक्सपोर्ट ड्यूटी भी नहीं लगती। एक्सपोर्ट ड्यूटी तो तब लगती है जब इंडियन टेरिटरी में गुड्स मैन्युफैक्चर हो रही है और इंडियन टेरिटरी से फॉरेन टेरिटरी में जा रही हैं, तो एक्सपोर्ट मानते हैं, कहते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी होगी। मोटा मोटा बात कर रहे हैं, अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं कस्टम सेक्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, मोटा मोटा बात कर रहे हैं। सो से, और अगर गुड्स नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में मैन्युफैक्चर हुई हैं और इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट हो रही हैं तो उसको एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा और उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। कस्टम सेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। नाउ द पॉइंट इज, ये जो गिफ्ट सिटी गुजरात है, ये भी क्या है? एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जिसको गुजरात में एस्टैब्लिश किया गया। एंड देन ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है और यहाँ पर एक एक्सचेंज बनाया गया, एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज। क्या बनाया गया? एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज। और ये एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज जो है, इट इज़ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की होली ओन्ड सब्सिडरी है। एंड नाउ व्हाट हैपन्स, वी से मार्च 2022 में अमेरिका की टॉप 8 अमेरिकन कंपनीज ने अपने आईएफएससी सिक्योरिटीज को यहाँ लिस्ट करवाया ट्रेड करवाने के लिए। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, अल्फ़ाबेट, तो ये सब जो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, अमेजॉन, तो इन कंपनीज के आईएफएससी सिक्योरिटीज इन्होंने यहाँ पर इंडिया में लिस्ट करवाए और बोला कि हमारी ये आईएफएससी सिक्योरिटीज यहाँ एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज पे लिस्ट भी होंगी और यहाँ पर ट्रेड भी होंगी। तो हम लोग अगर डायरेक्टली अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में जाकर परचेजिंग नहीं कर रहे हैं, या मतलब उन 8 कंपनीज के शेयर्स नहीं खरीद रहे हैं, तो उन 8 कंपनीज के शेयर्स हम यहाँ खरीद सकते हैं। तो शुरुआत हुई मार्च 2022 में, शेयर्स कह लो या आईएफएससी सिक्योरिटीज़ कह लो, हम यहाँ खरीद सकते हैं। इसके पीछे बैकग्राउंड कहीं ना कहीं शेयर्स होता है, वो मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊँगा, और ज़्यादा डिटेल आएगी आगे। फाइनली आई वॉज ट्राइंग टू टेल यू कि इस स्टॉक एक्सचेंज को सेबी कंट्रोल नहीं करता। मेरा जो अभी मेन फोकस एरिया है कि सेबी इस स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल नहीं करता। सेबी हैज़ नो कंट्रोल ऑन दिस स्टॉक एक्सचेंज। इस स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए उस एरिया में, आईएफएससी का जो एरिया है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, उसी एरिया में वहाँ पर एक अलग से अथॉरिटी इस्टेब्लिश की गई, आईएफएससी अथॉरिटी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। और सेबी के पास जो पावर्स होती हैं 6 एक्सचेंजेस को कंट्रोल करने की, वो पावर्स आईएफएससी अथॉरिटी को दी गई हैं इस एक एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए।
तो जो पावर सेबी के पास है बाकी सारे स्टॉक एक्सचेंजेस को कंट्रोल करने के लिए, वही सारी पावर्स, सेबी वाली सारी पावर्स आईएफएससी अथॉरिटी के पास है, सिर्फ एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए। आज का आपका होमवर्क है, गूगल सर्च करना है गिफ्ट सिटी और गूगल सर्च करना है एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज, तो आपको दोनों मिल जाएंगे। समझ में आ रही बात? नीचे पढ़ो, ऑल पावर्स ऑफ सेबी आर वेस्टेड इन आईएफएससी अथॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज। जो मैं बोल रहा था वही यहाँ लिखा है। अच्छा, क्या इसमें आज भी 8 ही कंपनीज हैं? नहीं जी, इसमें ज़्यादा कंपनीज हैं और ज़्यादा एड ऑन आती जा रही है, आती जा रही है। बात समझ में आ रही है? गेटिंग दिस पॉइंट? तो कुल मिलाकर इसमें नंबर ऑफ कंपनीज तो ज़्यादा है। तो वेल आई से अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, अगर हम देखें पीछे मुड़कर सेशन में। आप कह रहे हो सर मैं ही दिखा दूँ, वेबसाइट खोलूँ? अच्छा चलो मैं ही खोल देता हूँ वेबसाइट। आई विल ओपन द वेबसाइट फॉर यू। गिफ्ट सिटी गुजरात। सारा होमवर्क भी मुझसे क्लास वर्क में ही करवा लो। ये चैप्टर आएगा अपना अलग से, पूरा चैप्टर ओल्ड सिलेबस में नहीं था, न्यू सिलेबस में है इसके ऊपर, आईएफएससी अथॉरिटी एंड ऑल दैट। तो ये अब आपके सामने गिफ्ट सिटी गुजरात खुल गया है। खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, गुरुग्राम जैसी, गुड़गांव जैसा दिख रहा है कुछ कुछ, ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स। बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंस कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, इन सबको इनवाइट किया जा रहा है, यहाँ पर आ जाइए। और बाकी तो इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पर बनाई है। अबाउट पे जाएं तो ये विजन ओपन हो जाता है, फ्यूचर ट्राई सिटी एंड सो ऑन, बहुत सारी डिटेल्स है भाई। ये वेबसाइट आपने खोलने के लिए कहा, मैंने वेबसाइट खोल दी। और ये आगे लिखा रहा है कहाँ पर है, गांधीनगर में है। हाँ जी, यहाँ पर नज़र आ रहा है गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। जब का है तब तो अंडर कंस्ट्रक्शन था, बट दैट इज़ विजिबल, गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग एग्जैक्ट पोजीशन, नहीं तो गूगल मैप्स पे डाल लेना यार, मतलब और क्या बोलूँ। गूगल मैप भी खुल गया कि ये गिफ्ट सिटी कहाँ पर है। तो अब और क्या बताऊँ, आज के लिए इतना ही है। और इसमें ये आईएफएससी जो हम बोल रहे हैं, एनएससी इंटरनेशनल, एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज इन द गिफ्ट सिटी, अपने आप ही आ गया। तो ये भी एक स्टॉक एक्सचेंज है भाई, एनएससी आईएक्स एक्सचेंज का टाइटल क्या रखा है इन्होंने, एनएससी नहीं है, एनएससी आईएक्स है, एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज। तो ये सेपरेट है एंड इट इज़ होली ओन सब्सिडरी कंपनी ऑफ गुजरात, दिस एनएससी, एनएससी की होली ओन सब्सिडरी कंपनी है। यहाँ पर आपको लोग भी अलग नज़र आ रहे हैं जो चला रहे हैं। शायद यहाँ पर आपको और जितना मैंने बताया उससे ज़्यादा मिल जाएगा। तो ये डिटेल्स में आज नहीं पढ़ रहा हूँ, ये चैप्टर है हमारा, हम करेंगे, ये चैप्टर हमारा आज करेंगे। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें और करना चाह रहा था, वो मैं अभी कर नहीं पा रहा हूँ। आई एम नॉट डूइंग दैट इन दिस सेशन, विल डू दैट इन द नेक्स्ट सेशन। हाँ, वो हम अगले सेशन में करेंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे, बातें करेंगे, एंड विल बी टॉकिंग अबाउट डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट कम ट्रेडिंग अकाउंट। इसकी काफ़ी डिटेल बताने वाला हूँ, एक झलक दिखाता हूँ आपको कि ये सब कुछ हम करने वाले हैं अभी। सो विल बी टॉकिंग अबाउट मैनी थिंग्स। डीमैट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, अलग अलग हों तो फिर क्या होता है, अगर एक साथ हों तो क्या होता है, अगर डीमैट कम ट्रेडिंग अकाउंट हो तो क्या होता है। तो ये सब कुछ रेडी है मेरे पास, बट नॉट डूइंग इन दिस सेशन, वी आर गोइंग टू डू इन दैट इन द नेक्स्ट सेशन ओनली ओवर देयर। तब तक मैं कहूँगा थोड़ा सा आप अपना होमवर्क कर लीजिएगा, शॉर्ट सेलिंग मत करिएगा। मतलब होमवर्क का मतलब ये नहीं कि शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं और चलो फटाफट डीमैट अकाउंट ओपन करें, कुछ लोगों का तो ऑलरेडी होगा भी डीमैट अकाउंट, राइट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। चैट में लिख देना जय माता दी एंड देन यू कैन लीव। जय माता दी, बाय 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 बाय।